रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टैंडी। कैसी हैं आप सब? आज जो हमने नावल रीड करना है उसका नाम है मैं सरफिरी अज़ कलम आबदा ज़ी शीरीं। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमशा अकेली मार्केट आई हुई थी। उसने एक परफ्यूम खरीदना था। जब वो मार्केट से बाहर आई तो उसे समझ ही नहीं आई कब किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो चंद लोग उसे एक पुराने से गोदाम नुमा कमरे में बंद करके लकड़ी के दरवाजे को बाहर से बंद करके उसे धमकियां देते हुए चले गए। उससे उन्होंने पर्स भी छीन लिया था जिसमें उसका मोबाइल और पैसे मौजूद थे। वो हैरत से इधर उधर कमरे का जायजा लेने लगी। वो कौन लोग थे और उसे यहाँ क्यों लाए थे? वो फरार का रास्ता तलाश करने लगी। आखिर उसे एक रोशनदान नजर आ गया। वो अभी फरार का सोच ही रही थी कि दो आदमी अंदर आए और उसे रोटी और दाल देकर बोले, ये ले खा इसे। दूसरे ने धमकी दी, शोर मत मचाना। पहले आदमी ने लापरवाही वाले अंदाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो शोर क्या मचाएगी, इधर जितना मर्जी शोर कर ले उसकी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, कोई जंगली जानवर आ सकता है। पहले आदमी ने रोशनदान की तरफ इशारा किया कि यहाँ से भाग सकती है। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह नाजुक सी लड़की भला कैसे वहां से जा सकती है? इस कमरे में तो फिर भी बल्ब है मगर बाहर घुप अंधेरा है। फरार होगी तो खौफ से मर जाएगी या कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो अंदर से डरे मगर बज़ाहिर रोब वाले अंदाज में बोली, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वो बोले, हमें नहीं पता। हमें छोटे साईं ने हुक्म दिया था कि फलां रंग की चादर वाली लड़की को उठा कर लाना है। वो निशानी बताकर चले गए। जब हमने आपको देखा तो बस उनका हुक्म पूरा किया। वो हैरत से बोली, ये छोटे साईं कौन है? हमारे बड़े साईं के सबसे छोटे साहबजादे हैं, बादल साईं। सुनो, खाना खा लेना और ये पानी की बोतल पड़ी है, सुबह तक तुम इधर ही हो और इस चटाई पर सो जाना। वो समझ चुकी थी कि वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि एक लड़की उसके पास रुकी और मुस्कुराकर बोली, आपका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया है, क्या आप मेरी चादर से इसे चेंज कर सकती हैं? हमशा ने मुस्कुराकर खुशदिली से कहा, जी जरूर। वो उसे दुपट्टा लेकर थैंक्स कहकर बाहर से निकल गई। हमशा उसे हैरत से तेजी से जाते देखती रह गई। उसी वक्त वो बाहर आई तो वो लड़की दुपट्टे से मुंह लपेटे जल्दी से रिक्शे में सवार हो गई और रिक्शा चला गया। हमशा भी बाहर आकर ऑटो तलाश कर रही थी कि तीन आदमी गाड़ी रोककर उसकी चादर की तरफ इशारा कर रहे थे और दूसरों को इशारा करते तेजी से उसकी तरफ आए। वो अभी हैरत से उन्हें अपनी जानी बाता देख रही थी, संभल भी ना पाई और उनके रुमाल मुंह पर रखते ही बेहोश हो गई। हमशा को उस लड़की का दुपट्टा बदलना समझ आ गया कि वो इसे अगवा करना चाहते थे और वो चालाकी से बचकर निकल गई और वो फंस गई। हमशा ने एहतियाती तौर पर उन्हें सच ना बताया कि जिसे वो अगवा करना चाहते थे वो नहीं है, मगर पर्दा डाल गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे मार ही दें कि इसका कोई फायदा नहीं है। अब वो उनके साईं बादल से डरने लगी कि ना जाने उसके पास जाकर उसकी इज्जत भी महफूज रहेगी या नहीं। उसने रौब से कहा, मेरा पर्स और मोबाइल वापस करो, तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो ढिठाई से बोले, ओ बीबी सुन ले, तुम्हारा सामान हम बादल साई को देंगे, उनका सख्ती से हुक्म था कि तुम्हारे पास कोई चीज रहने ना दी जाए। चलो, एक ने दूसरे आदमी से कहा। सुनकर वो कोने में वॉशरूम है ये कहकर वो बाहर निकले और बाहर से कुंडी लगा दी। रात गुजरने लगी, उसकी आंखें छलकने लगीं। वो उदासी से चटाई पर बैठ गई। सामने दीवार पर उसे एक छिपकली नजर आई। वो डर सी गई। छिपकली फौरन गायब हो गई। उसे घर वालों की फिक्र लगी कि वो परेशान हो रहे होंगे। वो खामोशी से आंसू बहाते हुए अल्लाह ताला से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं करने लगी। उसने सोचा, इस रोशनदान से बाहर फरार होने की कोशिश करती हूँ। लगता था बाहर से वो लोग जा चुके थे। उसने इधर उधर से टूटा फूटा सामान जमा किया और रोशनदान तक पहुंचने में कामयाब हो गई, मगर जब रोशनदान से बाहर झांका तो वहां घुप अंधेरा था। साथ ही किसी जानवर के बोलने की आवाज सुनाई दी। हमशा बहुत डर गई। उसने सोचा कि बाहर वो कहाँ जाएगी, किससे मदद मांगेगी। बाहर घुप अंधेरा है, अंदर कम से कम एक पीला सा कम रोशनी वाला बल्ब तो जल रहा है। उसे ये भी मालूम नहीं था कि बाहर कोई है भी या उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज के रोशनदान के लिए चढ़ने वाला सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख दिया कि उन्हें शक न गुजरे। उसने सोचा, इस मुश्किल वक्त में अपने ऊपर वाले से ही मदद मांगकर उस पर भरोसा रखकर वही उसे इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। उसे हिम्मत से काम लेना होगा बजाय रोने धोने से अपनी एनर्जी जाया करने के। न जाने उस बादल साईं से वो निपटेगी। घर वालों की याद भी सता रही थी। न जाने उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। उसे वॉशरूम जाना था। वो उस आदमी के कोने में बताए हुए वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। जब वॉशरूम देखा तो वहां एक दो मेंढक नजर आए। वो बहुत परेशान हुई। वॉशरूम इतना गंदा ना था, बस मिट्टी गर्द थी, एक लोटा, एक बाल्टी जो पेंट की खाली बाल्टी से बनाई गई थी और एक खस्ता हाल प्लास्टिक का मग था उसके अंदर। हमशा को लगा वो भी उल्टी कर देगी, मगर हिम्मत करके उसने मेंढकों से बचते बचाते वॉशरूम अटेंड किया तो उसे एक छोटा सा सर्फ का पैकेट नजर आया। उसने उसे ही गनीमत जानकर इस्तेमाल कर लिया। तेजी से बाहर आई। भूख भी जोरों से लगी हुई थी। वक्त का कोई अंदाजा ना था। उसे बहुत डर भी लग रहा था। बाहर से किसी जानवर की खौफनाक आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। खाना उधर ही पड़ा ठंडा हो रहा था। उसने सोचा, जैसा भी है यही खाना खा लेती हूँ ताकि हिम्मत और ताकत रहे और वो वक्त का मुकाबला कर सके। तनूर की रोटी थी जो काफी अकड़ चुकी थी और चने की दाल थी। उसने आंसुओं की झरी के साथ गमजदा दिल के साथ थोड़े बहुत चंद नवाले तो
रोते हुए खाए, फिर पानी पिया, वो भी आधा ताकि रात भर चल सके, क्योंकि एक छोटी बोतल थी। उसने आंसू साफ किए कि रो रो कर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी, ना ही अपने आप को निढाल करना है। उसने खुद अपने आप को हौसला दिया कि जो होना था वो तो हो चुका, अभी मुश्किल मरहला आ गया, उससे कैसे बचकर निकलना है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि वो बादल साईं का मुकाबला कैसे कर सकेगी। वो जानती थी कि इस तरह के लोग औरतों से क्या सलूक करते हैं। वो दिल में आयात पढ़कर अपने ऊपर दम करने लगी। एक तरफ सिमट कर चटाई पर बैठ गई, दीवार से टेक लगा ली, सोने के लिए लेटी, आंखों में हल्की सी नींद उतर आई थी। वो पिछली सारी रात जाकर सीरीज देखती रही थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी, वैसे भी उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। उसने दिन को भी जाकर सीरीज पूरी देखकर सोचा पहले मार्केट से परफ्यूम ले आए, उसकी क्लास वालों की बर्थडे थी, उसने उसे गिफ्ट देनी थी। सोचा वापस आकर रात का खाना जल्दी खाकर सो जाएगी, मगर उसे क्या खबर थी कि रात उसे इस हालत में सोना पड़ेगा। एक मेंढक भी सामने चल रहा था, दीवार पर छिपकली भी बार बार आ जा रही थी। वो खौफजदा सी चटाई पर बैठी हुई थी, बाजू का तकिया बनाकर वो लेटी तो मच्छरों ने कान में पूं पूं की। उसे तो सुबह होने से भी डर लग रहा था कि वो बादल साईं के हुजूर पेश कर दी जाएगी। फिर दिल को तसल्ली देकर सोचा जो होगा देखा जाएगा। वो नींद से भरी आंखों के बावजूद सो न सकी। रोशनदान से रोशनी अंदर आना शुरू हुई तो साथ ही जोर से दरवाजा खुला। चंद आदमी अंदर आए। उसने चादर का घूंघट निकाल लिया। एक आदमी की आवाज सुनाई दी, साईं मौलवी साहब कह रहे हैं निकाह शुरू करें क्या? साईं की गरजदार आवाज सुनाई दी, जल्दी करो वक्त नहीं है। मौलवी साहब ने पूछा, ये लड़की, क्या तुम्हें बादल शाही वल शुजात अली से रिश्ता अज़दवाज कबूल है? वो खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 3 बार मौलवी ने दोहराया। आखिर साईं ने गरज कर कहा, हाँ बोल लड़की। हमशा ने सोचा अब हाँ किए बगैर चारा भी तो नहीं है। उसने मरी हुई आवाज में हाँ कह दिया। साईं ने कहा, उठो मेरे साथ चलो। वो चादर का घूंघट निकाले उनके साथ मरे मरे कदमों से चल पड़ी। बाहर जीप खड़ी थी, बादल साईं खुद जीप चला रहा था, वो आगे बैठी हुई थी। उसके दिल को ये तसल्ली सी हो गई थी कि उसकी इज्जत तो बच गई। निकाह करने की बात उसे समझ नहीं आई। बाजिल ने उसे कहा, सुनो लड़की, मैं तुम्हें छुपाकर हवेली लेकर जाऊंगा, उस वक्त सब सो रहे हैं। मेरे बेडरूम के साथ एक स्टोर रूम है, तुम वहां छुपकर रहोगी, सुना तुमने? उसने गरज कर कहा। हमशा ने भी इसी गरजदार आवाज में जवाब दिया, अच्छा सुन लिया है। बाजिल उसके अंदाज से हैरान हुआ। उसने बाजिल से रोब में कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। बाजिल ने झटके से पीछे पड़ी बोतल उसे पकड़ा दी। हमशा के दिल से कदरे खौफ कम हो चुका था। हमशा ने चादर हटाकर पानी पिया तो बाजिल उसका मासूम सा चेहरा देखकर कदरे हैरान हुआ। फिर उस पर तंज करता हुआ बोला, वैसे शक्ल से तो तुम बहुत मासूम लगती हो। वो जमाई लेते हुए बोली, मुझे सख्त नींद आ रही है और भूख भी सख्त लगी है। बादल ने पीछे से एक शापर उसे पकड़ाया जिसमें चिप्स बिस्किट वगैरह मौजूद थे। वो तेजी से खाने लगी। बादल कनखियों से उसे देखता रहा। वो खाते खाते बोली, 2 दिन से अपनी पसंदीदा सीरीज देख रही थी, सारी रात जाकर, अब सख्त नींद आ रही है। प्लीज मुझे घर जाने दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे तुम्हें माफी दिलवा दूंगी। बस तुम मुझे जल्दी से घर छोड़ दो ताकि मैं अपने बेड पर सुकून से सो सकूं। राइटर को हमशा को उसने कहा, खामोशी से बैठी रहो, हवेली जाकर आवाज ना निकालना। अगर बड़े साईं ने देख लिया तुम्हें मेरे साथ तो तुम्हें गोलियां मार देंगे, क्योंकि मेरी मंगनी खानदान में हो चुकी है। वो दिल में डर गई मगर ऊपर से बहादुर बनकर बोली, मुझ अकेली को क्यों, तुम्हें भी मारेंगे। वो तंजीन मुस्कुराकर बोला, अपने बेटे को कोई नहीं मारता। इतने में हवेली आ गई। सुर्ख रंग की पुराने तर्ज की बनी हुई बड़ी सी हवेली को देखकर हमशा मुतासिर हो गई। बादल साईं ने उसे खामोशी से उतरने को कहा। मुलाजिम भागता आया। उसने उसे जीप की चाबी पकड़ाकर उसे साथ चलने का कहा। हमशा ने उसके साथ चलना शुरू कर दिया। मुलाजिम ने निकाहनामा हमशा को पकड़ा दिया। बादल का मुंह आगे था। हमशा ने उसे जल्दी से चादर के नीचे छुपा लिया। जब वो छुपते छुपाते बादल साईं के कमरे में पहुंचे तो वहां फर्नीचर पुराने जमाने का पड़ा हुआ था, कालीन भी पुराना था। इस कमरे से आगे एक स्टोरनुमा कमरा था जहां ट्रंक और एक सिंगल लोहे की चारपाई और कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। बाजिल ने उसे कहा, चलो इस चारपाई पे सो जाओ, इस पर मैंने गद्दा वगैरह बिछवा दिया है। हमशा ने नजर बचाकर निकाहनामा गद्दे के नीचे छुपा दिया। नींद से आंखें बोझल सी हो रही थीं। थोड़ी देर के लिए बाजिल उसकी मखमूर आंखें और मासूम चेहरे पर कुछ देर के लिए हैरान हुआ, मगर जल्द ही उसने सर झटक दिया। हमशा ने कहा, मेरा फोन दो, मैं घर वालों को फोन करूं। उसने गुस्से से कहा, ठहरो लाता हूँ, और उसका पर्स उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, लो, और अब बेशक घर वालों को फोन करो। चलो मिलाओ घर वालों को फोन। हमशा ने सोचा ताया जान दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो फिक्र से निढाल हो रहे होंगे। उन्हें सच बताकर सारी गलतफहमी दूर कर देगी, फिर बाजिल को भी सच्चाई बता देगी और इस तरह सब क्लियर हो जाएगा। जो रात उसने इधर खौफ और अजियत में गुजारी थी, बेकसूर वो भी सबको और इस बादल साईं को भी बताएगी तो इसे एहसास होगा और सबसे माफी मांगेगा। फिर ताया मुझे खुद खुला दिलवा देंगे। उसने फोन मिलाया तो ताई अम्मी ने उठाया और गरज कर बोली, किधर हो? उसने ताया को पूछा तो उसने गुस्से से जवाब दिया कि स्पीकर ऑन है, सब सुन रहे हैं। स्पीकर के नाम से हमशा ने भी स्पीकर ऑन कर दिया ताकि बाजिल भी सुन ले। हमशा ने घबराई हुई आवाज में बताया, मेरा निकाह हो चुका है। ताई नॉन स्टॉप शुरू हो गई, चढ़ा दिया ना चांद, भाग गई ना यार के साथ, मुझे पहले ही शुबा था, मेरी माननी किसने थी। इतने में बाजिल ने झट उसके हाथ से मोबाइल छीना और गुस्से से गरज कर बोला, लालची लोगो, तुम्हारी बेटी मुझे लूटती रही है, फेसबुक पर मुझसे दोस्ती की, शुक्र करो मैं निकाह करके से लाया हूँ, वरना इस जैसी बदकिरदार लड़की का बुरा हशर होना चाहिए। अब ये सारी जिंदगी मेरी गुलामी में रहेगी। इस गन से मिलना हो तो मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, इधर आने की जुर्रत ना करना। ताया ने रुंधी हुई आवाज में गमज़दा लहजे में कहा,
हम इस गंद को घर लाकर गंदा नहीं करना चाहते। ये गंद तुम ही रखो, आज से हमारे लिए ये मर गई है। और फोन बंद कर दिया। हमशा बुत बनी बैठी रह गई। बाजिल तेजी से बाहर निकल गया। हमशा की नींद उड़ चुकी थी। उसने घर में सबका फोन ट्राई किया मगर सबने उसे ब्लॉक कर दिया था सिवाय उनकी पुरानी मुलाजमा यास्मीन के। उसने डरते डरते फोन उठाकर मिन्नत करने लगी कि प्लीज आप इधर फोन ना करना, घर में से किसी को इल्म हो गया तो मैं बेसहारा औरत एक मासूम बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी। हमशा ने चिल्लाकर उसे डांट दिया, बेफैज औरत, मैं तुम्हारे बच्चे का कितना भला सोचती हूँ, और एक तुम हो इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने से भी इनकारी हो। वो आजिजी से बोली, हमशा जी सिर्फ आपका ही इधर दम था, आसरा था, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा है कि मैं सबसे चुप कर जब सब सो जाएं या मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊं तो इस वक्त किया करूंगी, आप खुद मुझे फोन ना करना। वो बोली, ठीक है मैं इंतजार करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर आई। हमशा की भूख उड़ चुकी थी। बादल साईं कमरे में दाखिल हुआ और उसे बोला, सुनो बस आज की रात तुम इधर हो, मैं घर वालों से बात करके आया हूँ और तुम अब भी वही कहना। मैंने अपने पुराने मुलाजिम की भतीजी तुम्हें बताया है कि वो इधर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करेगी। उसका शौहर उसे छोड़ गया है और दूसरी शादी कर ली है। अब वो बेआसरा है इसलिए वो इधर ही रहेगी और मेरी दुल्हन को भी तैयार कर देगी क्योंकि वो पार्लर का काम भी जानती है। अब कुछ नेट वगैरह से देखकर मेकअप का गुजारा चला लेना। गांव में कौन सा किसी को मेकअप की इतनी समझ है, शहर की लड़की हो इतना तो जानती होगी। चलो अब आओ खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सवाई चंद खास मुलाजिमों को किसी को इल्म नहीं है कि तुम इधर हो। वो ताली बजाकर शाबाश देते हुए बोली, क्या खूब कहानी बनाई है बादल साईं तुमने, वाह वाह, दाद देती हूँ तुम्हें। वो बोला, पहले खाना खा लो फिर सारी रात पड़ी है बातें कर लेना। उसकी भी जबरदस्त देसी गरम गरम खाना देखकर भूख चमक उठी। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। बाजिल उसे खाते हुए गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा, ये शक्ल से कितनी मासूम लगती है मगर अंदर से इतनी ही चालाक लड़की है, कैसे इसे बेवकूफ बना बना कर लूटती रही। जब शादी का पूछा तो मुकर गई और बहाने बनाने लगी। वो वीडियो कॉल पर आती तो चेहरा हमेशा ढांप कर रखती, बहाना करती कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और चेहरा शादी के बाद दिखाऊंगी। इतनी आहिस्ता आवाज में बोलती, अब कैसे पटर पटर बोल रही है। इसे तो फेसबुक की दोस्ती और मोहब्बत पर यकीन ही ना था मगर ये ऐसे मीठे बोलती रहती थी कि वो इसके जाल में फंसता चला गया। उसे उस पर शुबा तब होने लगा जब उसकी फरमाइशें बढ़ने लगी। अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताती थी। एक दिन शॉपिंग मॉल में वो शॉपिंग कर रही थी। उसने बताया कि वो शॉपिंग करने आई हुई है। बाजिल ने पूछा क्या तुम बाहर जाते हुए भी वही चादर करती हो, किस शॉपिंग मॉल में हो। उसने जब बताया तो बाजिल ने कहा, फिक्र न करो, मैं वहीं उसी मॉल में मौजूद हूँ, आज तुमसे मिलकर रहूंगा, तुम्हारी चादर आज तुम तक पहुंचा देगी। बाजिल ने उसे अपनी कई तस्वीर भेज रखी थी मगर उसने कभी कोई फोटो नहीं भेजी थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी उसने ही बाजिल को भेजी थी। बाजिल ने भी एक्सेप्ट कर ली। साथ ही उसके दिलनशीन मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। बाजिल भी उसके साथ सीरियस होने लगा क्योंकि बाजिल एक शरीफुल नफ्स लड़का था। दौलत की रेल पेल के बावजूद वो औरतों के पीछे भागने वाला ना था। उसने पहले कोई और नाम बताया, फिर बहाना बनाकर कुछ और नाम बताया। बाजिल के साथ काफी झूठ बोलने लगी। शुरू शुरू में उसने बताया कि उसका बाप मर चुका है और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके उसे पाला है। कभी माँ की बीमारी के बहाने पैसे लेती, कभी दवाइयों के बहाने, कभी बिल्स उससे पे करवाती, कभी कभी ऑनलाइन ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाती। बाजिल तंग होने लगा। उसने जब शादी की ऑफर की तो उसके बहानेबाजियां शुरू हो गईं। कभी कहती, मैंने शादी कभी ना करने का फैसला किया है, मैं माँ का सहारा बनूंगी। वो कहता, शादी के बाद मैं उनकी कफालत का जिम्मा लूंगा, मगर वो टाल मटोल करने लगी। आज बाजिल को उसे पकड़ने का सुनहरी मौका हाथ लगा था। बाजिल ने अपने वफादार मुलाजमों को राजदान बना दिया। एक दोस्त की मदद से जिसके पास ऐसे जरिए थे कि वो लड़की को अगवा कर सकें। बाजिल ने हमशा को चादर ओढ़े देखा तो थोड़ी देर के लिए उसे हमशा भाग गई, जैसे दिल को छू गई। उसने अपने साथियों से कहा, वो जो लड़की है उसे अगवा करना है। खुद दूर गाड़ी खड़ी करके देखने लगे। इत्तेफाक से पार्किंग में कोई नहीं था। जब वो इसे बेहोश करके जल्दी से गाड़ी में ले गए तो दोस्त ने फोन करके कहा, यार तुम्हारा काम हो गया है। बाजिल ने कहा, यार उसकी बहुत हिफाजत करना, मेरी अमानत है वो दोस्त तसल्ली देते हुए बोला, यार तू फिक्र ना कर, कमरे से बाहर दो पहरेदार पहरा देंगे। बाजिल ने खाने का बोला तो वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ खाना भी दे देंगे। बाजिल ने कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दोस्त ने याद दहानी कराई, यार वो रकम तो दे, अगवाकारों को देनी है। बाजिल ने कहा, यार वो तो तसल्ली वाले तो हैं ना। वो गिले वाले अंदाज में बोला, यार कैसी बातें करते हो, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने अपने खास आदमी इस मुश्किल और जान जोखों वाले काम पर लगाए थे। तू जानता तो है कितना मुश्किल काम था, उनको पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती थी और तेरे दोस्त को भी जेल की हवा खानी पड़ती। अपने यार के लिए जान भी हाजिर है, जेल क्या चीज है। इस काम के लिए तो वो मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से डबल रकम पर मनाया है तब जाके वो माने। तू जानता है ये बहुत मुश्किल काम है, वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। जितनी तूने रकम डन की थी इतनी में तो मैं जेब से उनको एडवांस में दे चुका हूँ। खैर तू इस रकम को छोड़, तू मेरा बचपन का यार है, हम एक ही गांव के हैं, फिर मेरा तेरा हिसाब किताब कैसा। बस तेरा काम हो गया है बगैर किसी रुकावट के, खैर खैरियत से। अब तू जल्दी से सारी रकम दे दे ताकि मैं उनको दे सकूं। तो फिक्र ना करना, मैं उनके साथ ही रहूंगा। बाजिल ने कहा, यार अब सुबह बैंक से निकलवा कर ही दे सकता हूँ, तुझे
تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بازل نے اپنے وفادار ملازموں کے ذریعے نکاح کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ سب کچھ اتنی آسانی اور جلدی سے ہوا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بینک سے رقم نکلوا کر بھروسے کے ملازم کے ہاتھوں سے بھجوا دی تھی۔ بازل جان چکا تھا کہ وہ اسے لوٹ رہا ہے مگر مجبور تھا۔ اس نے جب اغوا والی جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوا تھا۔ اس نے تو اس طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اسے اتنی بری جگہ پر اتنے برے حالات میں رکھے گا۔ وہ اسے گلا بھی نہ کر سکا۔ اس نے کھانے کے برتن دیکھے، تنور کی سوکھی روٹی اور سستے ہوٹل کی دال۔ اندر کا منظر بری حالت میں، ایک چٹائی پر اس نے رات گزاری تھی مگر وہ اس پہ اتنا غصے میں تھا کہ خاص دھیان نہیں دیا۔ بازل اس کو اغوا کا ذمہ دے کر سوچنے لگا کہ وہ کپڑے کیا پہنے گی اتنے دن، اور واش روم کی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، برش، جوتے، میک اپ اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں اسے چاہیے ہوں گی۔ وہ ایک شاپنگ پلازا سے چند سادے جوڑے لے کر چلا کہ چلو باقی سامان وہ بعد میں لے لے گا۔ گزرتے ہوئے میک اپ شاپ پر لڑکیاں سیل کرتی کھڑی نظر آئیں۔ اس نے سوچا لیڈیز چیزوں کے لیے ان سے مدد لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اپنی وائف کے لیے کچھ ڈیلی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کچھ پارٹی میک اپ وغیرہ چاہیے، تو پلیز آپ لوگ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں، میری ہیلپ کر دیں۔ ایک سیل گرل مسکراتی ہوئی آئی اور پوچھنے لگی سر آپ اپنا بجٹ بتائیں، ہر کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ بازل نے جھٹ کہا بجٹ کی فکر نہ کریں، چیز بیسٹ ہونی چاہیے تاکہ گلا نہ ملے۔ وہ بولی ٹھیک ہے سر آپ تسلی رکھیں، میں ضرورت کی ہر چیز ڈال دوں گی۔ وہ بولا شیمپو وغیرہ واش روم کا سامان بھی؟ وہ بولی اوکے سر۔ اس نے دوسری لڑکیوں کی مدد سے جلدی سامان ڈالا اور آخر میں بولی سر واپس نہیں ہوگا، چینج ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ میم کو بہت پسند آئے گا۔ انہوں نے کافی بل بنا دیا۔ تب بازل نے سوچا اوف میک اپ پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس نے بل ادا کیا، ملازم کو سامان گاڑی میں رکھنے کا کہا، پھر اسے اچانک یاد آیا کہ جوتے بھی لینے ہیں۔ پھر وہ ملازم کو گاڑی میں سامان رکھنے کا کہہ کر جوتوں کی شاپ پر گیا اور چند جوڑے جن میں سمپل اور دوسرے لے کر بل ادا کر کے تیزی سے آیا۔ گھر آ کر ملازم کو چھپا کر کمرے میں لے جانے کا کہہ کر روم میں آ گیا۔ 2-3 بار دوست کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تو وہ غصے سے بولا اگر اب تم نے مجھے فون کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ بازل نے 2 اپنے آدمی بھی چھوڑے ہوئے تھے، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی کو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ صبح آئیں گے، وہ کوئی شور شرابہ نہیں کر رہی۔ بازل کا دوست ادھر چارپائی ڈال کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا۔ بازل کے بندوں کو اس نے دھمکی دے کر کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بتایا تو ہم تمہارے ساتھ لڑکی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ڈر گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے بازل کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ بازل رات کو ہی ادھر جانا چاہتا تھا مگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سکون سے سو رہی ہے، تم بھی آرام کرو، صبح میں خود تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ بازل ساری رات فکر میں جاگتا رہے گا اور اسے بھی ساتھ جاگنا پڑے گا، اسی لیے اسے لوکیشن بھی نہیں بھیج رہا تھا۔ اس نے اپنے بندے اس کے بندوں پر پہرے پر لگا دیے تھے کہ بازل جب بھی فون کرے وہ کہے سب ٹھیک ہے۔ ہمشا کو جب اس نے چیزیں دی اور کہا کل سے تم سرونٹ کوارٹر میں رہو گی اور کل سے ہی تم بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کر دینا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، وہ رعونت سے بولی مسٹر بازل تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، گاؤں کی ایک لڑکی یا شہر کی غریب لڑکی جو تمہاری اس پرانی خستہ حال حویلی اور تمہاری دولت سے امپریس ہو جائے گی تو یہ تمہاری بھول ہے، میں اسی کمرے میں رہوں گی، تم ویسے بھی اپنی اس گنوار بیوی کے ساتھ حویلی کے کسی بھی کمرے میں رہ لینا، ویسے بھی نئی شادی، نیا کمرہ، نیا فرنیچر۔ وہ خفگی سے بولا مجھے اسی کمرے کی عادت ہے۔ وہ بولی مجھے بھی اپنے روم کی عادت تھی مگر قسمت نے تمہارے پلے باندھ دیا، کوئی بات نہیں جلد ہی میں اس رشتے سے خلاصی پا لوں گی۔ ابھی میرے تایا بہت غصے میں ہیں، تائی نے انہیں خوب بھر دیا ہوگا، ذرا تھوڑا وقت گزرے تو تایا کا غصہ کم ہو جائے گا، پھر میں تم سے طلاق لے کر جب جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی اگر میں گئی تو وہ کہیں گے کہ شوہر کے گھر میں رہو، اگر تم نارمل حالات میں میرا رشتہ لینے آتے تو تم جیسے ان پڑھ گنوار دیہاتی شخص کو کبھی رشتہ نہ دیتے بلکہ صاف انکار کر دیتے، تم اس گنوار دلہن کے قابل ہو۔ ساری رات میں نے مچھروں، مینڈکوں، چوہوں اور چپکلیوں میں گزاری، ادھر کا واش روم، توبہ توبہ، میں کس بیڈ روم کی عادی تھی، میں اپنے واش روم میں کسی کو جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں والدین کی روڈ حادثے میں سب کی لاڈلی بن گئی، دادا ابو دادو اور تایا کی اپنی دونوں بیٹیوں سے زیادہ لاڈلی تھی۔ بازل نے دل میں بدگمان ہو کر سوچا کتنی مکار اور جھوٹی ہے، جب ماں کے علاج کے لیے رقم بٹورتی تھی تب یہ سمجھتی ہے جیسے میں اس کی باتوں کا یقین کر لوں گا۔ وہ پھر بولی جب میرا کوئی قصور نہیں پھر میں اس گاؤں میں شہر کی MBA پڑھی لکھی لڑکی ادھر کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ تم دیہاتی لوگوں کی سوچ کبھی نہیں بدل سکتی جو عورت کو 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہو۔ بازل نے سوچا جھوٹی کہتی تھی میں 12 کلاس پڑھی ہوں گی، باپ کی وفات کے بعد حالات کی وجہ سے پڑھ نہ سکی، میں نیچے ایک دری پر سوتی ہوں۔ بازل نے اکتاتے ہوئے بیزاری سے کہا بس کرو اپنی رام کہانی، چیزیں دیکھو ٹھیک ہیں؟ وہ خوشی سے بولی زبردست ہیں اور کپڑے جوتوں کی چوائس بھی اچھی ہے تمہاری، ویسے میں اسی برانڈ کا شیمپو وغیرہ استعمال کرتی ہوں۔ وہ دل میں طنزیہ مسکرایا۔ وہ حیران ہو کر بولی ویسے تمہیں لیڈیز چیزوں کا کافی تجربہ لگتا ہے کافی گرل فرینڈز تھیں۔ وہ جواب میں خاموش رہا۔ وہ اس کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تم اسٹور میں سو گے؟ وہ حیران ہوا مگر وہ اسے اسٹور میں دھکا دے کر اس کے بیڈ پر سو گئی۔ بازل نے حیرت سے سوچا یہ کیسی سرپھیلی لڑکی ہے، اس کو مجھ سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔
ये तो इस कमरे में भी बहुत बहादुरी से रही। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो सारी रात रोती चीखती चिल्लाती, मगर इसका दोस्त बता रहा था बड़ी बहादुर लड़की है, सारी रात खामोशी से रही, कोई मिन्नतें नहीं की। अंदर गए तो उसने चादर से मुंह ढांप रखा था और चादर के अंदर ही तकरीबन जल्दी जल्दी साइन कर दिए थे। बाजिल उसके पर्दे से काफी मुतासिर हुआ था। वो तो उसे गुस्से में अगवा करके लाया था सबक सिखाने के लिए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी किसी और की तरफ देखे। उसने उसके घर का पता लगवाया था। वो एक मोहल्ले में छोटे से घर में गुर्बत से रहती थी, माँ लोगों के घरों में काम करती थी और ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देती थी। बहुत झूठ बोले थे उसने, अब इसलिए वो इसकी किसी बात का यकीन नहीं करता। उसने ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया इसलिए दिया था कि उसके बहन भाइयों के बच्चों को कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही सकेगी। उसके अलावा इसे इधर घर वालों के साथ रखने का उसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो दिल में हंसा, कहती है ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करती है, इसे तो शुक्र करना चाहिए कि इसे एक कमरे के खस्ता हाल घर से इधर का सर्वेंट क्वार्टर भी अच्छा है, बातें करती है बड़ी बड़ी। इन बातों से ही तो मैं भी फंस गया था, अपनी औकात नहीं देखती, भला मुझे रिश्ता ना देते हूँ, हद से बातें बनाने की भी, जैसे अब मैं इसकी बातों पर यकीन कर लूंगा। वो गुस्से से भरा स्टोर रूम में वहां बिछी चारपाई पर जो हमेशा के लिए बिछाई गई थी लेट गया और थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चला गया, क्योंकि वो फिक्र में पिछली सारी रात जागता रहा था। सुबह फजर की नमाज के लिए बाबा साईं और उसका बड़ा भाई उठ गए थे। उन्होंने बादल के रूम का दरवाजा बजाया। बादल की शोर से आंख खुली, वो हड़बड़ाकर तेजी से उठा और कमरे में आया तो देखा हमशा बेड पर चादर ओढ़े बड़े सलीके से सो रही थी। उसने उसे परेशानी में तेजी से जगाकर कहा, प्लीज स्टोर में चली जाओ, बाबा साईं दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो नींद से भरी जल्दी से चप्पल पहनकर स्टोर में चल पड़ी। बादल ने स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी से दरवाजा खोला तो बाबा साईं ने सवाल किया, बेटा इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? वो नजरें चुराते हुए बोला। वो बाबा साईं आंख जरा देर से खुली। वो बोले, जल्दी चलो, जमात खड़ी हो जाएगी नमाज की। वो गेट से निकलने लगे तो थोड़ी देर के लिए चौकीदार के पास रुके। उसने फौरन उठकर सलाम किया तो बाबा साईं ने उससे पूछा, क्यों भाई, आज बच्चों की टीचर आ जाएगी ना? बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं। वो बादल साईं की तरफ कुनकियों से देखकर नजरें झुकाकर बोला, जी सर, आज आ जाएगी। वो तीनों बाहर निकलकर तेज तेज मस्जिद की तरफ चलने लगे। कुछ गांव के जाते लोग उन्हें सलाम करते गए। जब वो लोग नमाज से फारिग होकर वापस आ रहे थे तो बाजिल ने हिम्मत करके झिझकते हुए कहा, बाबा साईं, मैं सोच रहा था शादी के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवा लूं, नया फर्नीचर वगैरह होगा तो इधर ही बेहतर रहेगा, आज ही मैं उसे ठीक ठाक करवा लेता हूँ। वो बोले, अपने कमरे को करवा लो ना। वो फिर नजरें चुराते हुए बोला, बाबा साईं, वो टीचर है ना, मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे मुलाकात की थी कि जाहिर है वो हमारे घर रहने आ रही है। हमारे घर की खवातीन की बेहतरी के लिए मैंने सोचा कि उसे उसके बारे में पूरी मालूमात ले लूँ और तसल्ली कर लूँ, फिर उसे घर के अंदर दाखिल होने दूँ। उसका शौहर दूसरी शादी करके उसे छोड़ चुका है, अब वो बेआसरा है, मेहनती और गैरतमंद है, इसीलिए उसे अपना रूम दे दूं ताकि हमें भी तसल्ली रहे कि वो महफूज हाथों में है। वैसे भी वो पढ़ी लिखी है तो सर्वेंट क्वार्टर में दूसरे मुलाजमों का भी आना जाना लगा रहता है। तो इतने में उसके दो बड़े भाई दूर से आते नजर आए और बाबा साईं को सलाम किया और दूसरों से हाथ मिलाया। बड़े भाई ने पूछा, क्यों शहजादे, शादी की तैयारियां अरूज पर हैं? वो सर झुकाकर खामोश रहा, जवाब ना दिया। बाबा साईं ने बाजिल की कमर थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा पुत्र सियाना हो गया है, बड़ी सियानी बातें करने लगा है। फिर टीचर वाली तफसील उन्हें बताकर कहा, मेरा ख्याल है इसकी बात मुनासिब है। फिर वो बोले, चलो सामने डेरे पर चलकर शादी की तैयारियों की बात करते हैं, मुलाजिम से कहना नाश्ता डेरे पर ही करेंगे। बाजिल के तीनों बड़े भाई मुस्कुराकर अदब से बाप के पीछे चलने लगे। सब लोग डेरे पर पहुंचे। बाबा साईं गोल तकिए के सहारे चारपाई पर आराम से टेक लगाकर बैठ गए। मुलाजिम सबके लिए लस्सी ले आया, सब लस्सी पीने लगे। बाबा साईं ने बाजिल से कहा, देख पुत्र, हम जानते हैं कि तू इस शादी से ना खुश है। बाजिल ने गहरी सांस भरी और फिर सफाई देने वाले अंदाज में बोला, पुत्र, हम भी मजबूर हैं तेरी छोटी आपा की वजह से। तेरी बड़ी आपा भी खुश नहीं है, मगर तेरी छोटी आपा की जिद है कि खानदान में किसी और लड़की से करने की बजाय मेरी नंद से रिश्ता करो। वैसे भी करीबी रिश्तेदारों में तेरे जोड़ की कोई लड़की नहीं है, मतलब सब बहुत छोटी हैं या शादीशुदा हैं, और तुझे पता है हम बरादरी से बाहर रिश्ता करके अपनी जद्दी पुश्ती खालिस खानदानी खून में मिलावट नहीं कर सकते। तेरी छोटी आपा कितनी सबकी लाडली है, वो अपनी जिद पर अड़ गई थी, वरना मैं नहर में छलांग लगा दूंगी। तू जानता है कि वो कितनी अड़ियल कुड़ी है। वो अम्मा से कह रही थी कि बट्टा सट्टा करने से इसकी ससुराल में इज्जत बन जाएगी और वो लोग इसे कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, उसके एहसान मंद रहेंगे, क्योंकि उनकी कुड़ी की उम्र ज्यादा हो रही है और बरादरी में उसके जोड़ का रिश्ता भी नहीं है। वैसे तेरा चाचा इस रिश्ते से बहुत खुश है और अभी से एहसानमंद हो रहा है। वो कहता है कि हमने उसका बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। वो तो अपनी पुत्री के लिए जहेज में बहुत सा माल मवेशी और मुरब्बे दे रहा है। पुत्र, शादी के बाद सारी औरतें मोटी भद्दी हो जाती हैं। मर्द को तो फिर अपनी जिम्मेदारियों में बीवी की तरफ ध्यान ही किधर रहता है। फिर बच्चे हो जाएं तो बस मर्द बच्चों को देखकर ही खुश होता रहता है। देख पुत्र, हमने घाटे का सौदा नहीं किया है। तेरी बीवी तेरे सब भाइयों की बीवियों से ज्यादा मालो दौलत ला रही है। दूसरे भाई पहलू बदलने लगे। बाबा साईं फिर गोया हुए, देख पुत्र, जब पेट भरने की फिक्र ना हो तो सब अच्छा लगता है, पेट भूखा हो तो सुंदर बीवी भी अच्छी नहीं लगती। इंसान को मुआशी फिक्र ही सताती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में ही तुम सब बच्चों में जमीन जायदाद के हिस्से बांट दिए। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों को भी खानदान के मना करने के बावजूद शरई हिस्से दे दिए हैं। तुम लोगों को भी कारोबार भी अलग कर दिए हैं।
तुम ने अपनी मर्जी से आबाई घर लिया है, तुम्हारे 2 बड़े भाइयों ने अपनी मर्जी से अपने हिस्से पर बड़े घर बना लिए हैं और तीसरे का भी मुकम्मल होने वाला है। तेरी शादी के बाद वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तूने अपनी मर्जी से शहर में घर लिया है। बादल ने सफाई पेश करते हुए कहा कि बाबा साईं, वो मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार ने अपने लिए बनवाया था। वो बाहर रहता था मगर उसकी बीवी पाकिस्तान रहने को ना मानी तो औने पौने दामों बेच रहा था। मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने खरीद लिया। बाबा साईं बोले, देखो पुत्रो, मैंने सबको अपनी जिंदगी में हिस्से देकर खानदान वालों की बातें सुनी हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ही अपने हाथ कटवा कर अपने आप को बेटों का मोहताज कर लिया है, मगर मैं समझता हूँ कि मैं अब सुकून की नींद सोता हूँ। मैं बेइंसाफी करके अपनी बेटियों को हिस्सा ना देकर क्यों अपने आप को दोजख का ईंधन बनाऊं। बेटों के लालच में जो बेटियों का हक मारते हैं वो बहुत ज्यादा सजा के मुस्तहिक होते हैं और पिछले ऐश करते हैं, और वो अकेला दोजख की सजा भुगतता है, कब्र का अजाब सहता है। इतने में चचा अंदर आए। सब बेटे इकराम से खड़े होकर मिले। बाबा साईं ने जरा आगे होकर खुशदिली से हाथ मिलाया। इतने में मुलाजिम नाश्ता ले आए। नाश्ते के दौरान बातें होती रहीं। सब खानदान वाले बाबा साईं का बहुत एहतराम करते थे। बेटे बाप के सामने मुअद्दब होकर खामोशी से बातें सुनते, जरूरी बात का जवाब देते, बिला जरूरत ना बोलते। बाबा साईं 2 भाई और एक बहन थी। बहन दरमियान में थी और बाबा साईं बड़े थे। छोटा चचा बाजिल का होने वाला ससुर था, वो भी अपने बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। ये लोग बड़े जमींदारों में शुमार होते थे। खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ना था। अपनी कास्ट में ही शादी करते और अपनी कास्ट के ही लोगों की कदर करते। बाबा साईं चाय पीते हुए छोटे भाई की कमर को थपकी देते हुए बोले, छोटे वीर, तू भी अब हिम्मत करके जायदाद को बंटवारा करके सवाब कमा ले, वरना अक्सर औकात भाई अपने भाई का दुश्मन बन जाता है। दुश्मन ना भी बने, दिल मैले हो जाते हैं। मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि फलां ने खुद अच्छी जगह हड़प ली और मुझे ये दे दी। भाई आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने से बेजार हो जाते हैं। वालिदैन इतनी मेहनत और लगावट से उनके भले के लिए जायदादें बना बनाकर अपना तन मन हार कर छोड़ जाते हैं कि बच्चों को कोई मसला ना हो और बच्चे खुश रहें। बाज़ औक़ात वही मालो जायदाद उनके लिए मसला बन जाती है और खुशी की बजाय ज़हनी कुर्ब का बाइस बनती है। भाई बहनों का हक मारकर गुनाह कबीरा के मुर्तकब बनते हैं। इसलिए दूर अंदेशी से काम लेते हुए बच्चों को गुनाहों से बचाने और उनके सुखी जीवन के लिए तू भी मेरी तरह हक के इंसाफ से बेटों और बेटियों में मालो जायदाद शरई तरीके से बांट दे। लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 बनता है। जब से मैंने अपने गांव के शख्स के बारे में सुना कि उसने भाई का हिस्सा खाया और बहनों को भी नहीं दिया, तो वो सबको ख्वाब में आता है कि वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है और चीखता चिल्लाता है कि मेरी जान छुड़ाओ। मगर घर वाले लालच में आए हुए हैं। ना बीवी ना बच्चे उसकी जायदाद के हिस्से देने पर तैयार हैं। सिर्फ एक शादीशुदा बेटी बाप के लिए तड़पती है, मगर उसकी भी नहीं सुनते। अब पिछले ऐश कर रहे हैं और वो मुफ्त में सजा भुगत रहा है। मुझे तो खौफे खुदा आ गया था। बाजिल का चचा बोला, मैं भी ऐसा ही करूंगा। मुझे इस मामले में आपका साथ चाहिए। आपसे तो सब डरते और दबते थे कि आपका सारे खानदान पर रोब है, इसलिए बावजूद इख्तिलाफ के कोई कुछ ना बोल सका। मगर मैं भी हिम्मत करूंगा। जिस बच्चे ने रुकावट बनने की कोशिश की उसे जायदाद से आग की धमकी दे दूंगा और बेटियों को भी हिस्सा दूंगा, इंशाल्लाह। बाजिल ने वक्त देखा और अपने वफादार मुलाजिम से नजर बचाकर इशारा करके पूछा, क्या टीचर आ गई है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जी साईं, आ चुकी हैं और बड़ी बीबी जी के पास बैठी नाश्ता कर रही हैं। बड़े बाबा साईं ने हैरत से पूछा, अच्छा, बड़ी बीबी ने उसे अपने पास बिठाया हुआ है, मुलाजमा को? चलो चलकर देखते हैं उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई उनके बराबर बैठने की। बाजिल परेशान हो गया। बाबा साईं जब हवेली पहुंचे तो बड़े कमरे में हमशा घर की औरतों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। वो चाय का कप पकड़े बाजिल के भतीजे को पढ़ा रही थी। वो बहुत शौक से उसे बार बार मुखातिब कर रहा था और कॉपी पेंसिल पकड़े साथ साथ लिख रहा था। घर की सारी औरतें बाबा साईं को देखकर जल्दी से मुअद्दब होकर खामोश हो गईं और दुपट्टा दुरुस्त करने लगीं। बाबा साईं के पीछे बाजिल और उसके भाई भी थे। साथ चचा भी खड़े हुए थे। हमशा को देखकर बाबा साईं हैरान हुए कि उनका सबसे अथरा पुत्र कैसे शौक से हमशा के पास बैठा। इनको बचपन से ये तरबियत दी जाती थी कि मुलाजमों से फासले में रहना है और उन्हें अपने बराबर बैठने की इजाज़त नहीं देनी है। मगर इधर सारे घर की औरतें उसके इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी बहुत खुश थीं। हमशा को देखकर ज़रा ऊंची आवाज़ से बोले ताकि वो उनकी तरफ ध्यान दे। वो उन्हें मुसलसल इग्नोर कर रही थी। वो बोले, अच्छा, ये छोरी है जो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी। कैसी हो छोरी? हमशा ने सलाम किया और बोली, जी बाबा साईं, मैं ही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आपको इस कमरे में खटका कर कर आना चाहिए था। इधर कोई और भी बैठा हो सकता है। आप सारे घर के मेल्स के साथ बिना इजाज़त अंदर आ गए। प्लीज़, मेरे रूम में कोई मेल क्या फीमेल, हत्ता के मुलाजिम भी खटखटाए बगैर मत आए। औरतें इजी बैठी होती हैं, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। आप सब अचानक आ गए तो बेचारी सारी औरतें डिस्टर्ब होकर दुपट्टे दुरुस्त करने लगीं। उम्मीद है आइंदा ख्याल रखेंगे। बाबा साईं खजल होकर सर खुजाने लगे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। किसी ने कभी उनसे इस लहजे में बात ना की थी। बाजिल गुस्से से मुठियां भेजने लगा, खौफनाक नजरों से उसे देखने लगा। हमशा को कुछ एहसास हुआ, जल्दी से बोली, सॉरी सर, मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया। वो उसे देखकर बोले, कोई गल नहीं छोरी। ये कहकर वो शर्मिंदा से बाहर निकल गए। चचा ने कहा, बेटी, तुमने बात बिल्कुल सही की है। छोटी आपा जो कोने में बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और माँ और भाभीियों का उसके साथ खुश होना उसे जला रहा था, वो सबसे लाडली थी। माँ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसके पास बड़ी आपा बैठी चाय पी रही थी। छोटी आपा ने गुस्से से कहा, ओए लड़की, तुम हमारे बाबा साईं को जानती नहीं हो। वो इस घर के बादशाह हैं, जैसे मर्जी रहें। तुम कौन होती हो उनको सबक पढ़ाने वाली? वो उकताए हुए लहजे में बोली, ये बादल साईं भी किसको ले आया? इसे तो फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है। सुनो लड़की, तुम इस घर की मुलाजमा हो।
शुक्र करो हमारे घर वालों ने तुम्हें इज्जत से अपने साथ बिठाया हुआ है। ये तुम्हारा घर नहीं है कि इधर तुम्हारा कानून चलेगा, समझी? आइंदा अपनी औकात ना भूलना। हम तो मुलाजिमों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। इस घर के किसी मुलाजिम की इतनी जरूरत नहीं है कि हमसे फालतू बात भी कर सके। बड़ी आपा नागवारी से बोली। छोटी चुप करना, बात बढ़ा, इसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। वो बहन को गुस्से से देखकर बोली, बड़ी आपा, इसे अगर आज औकात याद ना दिलाई तो ये सर पर चढ़ जाएगी। पाँव की जूती पाँव में ही अच्छी लगती है, इसे सर पर नहीं रखा जाता। यह कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गई। सब मर्द और औरतें हमशा को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर दुख की परछाइयां थी, मगर वो हौसले से बोली। उसने अपनी सोच के मुताबिक बात की। चचा ने कहा, ती रानी, इसकी बातों का बुरा न मनाना। तुम एक रहमत भरकर बनकर इस घर में आई हो। हम लोगों को ख्याल ही ना रहा कि बच्चों के फाइनल पेपर हैं। हम तो 1000 से ऊपर कार्ड भी अब तो 1000 से ऊपर कार्ड्स भी छप चुके हैं। तुम इस घर में अच्छे तरीके से रहो, ये तुम्हारा भी घर है। ये छोटी छोरी भी बस जरा अथरी है, सबकी लाडली है, तो इसकी बातों का बुरा ना मनाना। फिर वो बाजिल की माँ से बोले, पर जाई, इस छोरी का ख्याल रखना, ये हमारे बच्चों की उस्तानी है। उस्ताद इज्जत वाला होता है। चल छोरी, शाबाश, तू आज से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। बच्चों के पास टाइम कम है। वो एक लंबा सांस खींचकर बोली, जी मुझे एहसास है, बस आप लोग सारे बच्चों को 10 बजे तक मेरे पास भेज दिया करना। 2-3 बजे तक इनको पढ़ाऊंगी, दरमियान में थोड़ी देर की ब्रेक होगी, इस दौरान कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, फिर शाम को दोबारा पढ़ाया करूंगी। वो बोले, शाबाश पुत्री, तू तो बहुत मेहनती कुड़ी है। हम तो समझे थे घंटा भर पढ़ाएगी। पहली उसानियां तो घंटा भर पढ़ाकर चली जाती थी। चलो सब घर की औरतें अपने अपने बच्चों को तैयार करो। ये कहकर वो बाहर निकल गए। बाबा साईं बरामदे में बैठे हुक्के के लंबे लंबे कश ले रहे थे, साथ साथ गहरी सोच में गुम थे। वो सोच रहे थे कि वो तो अपने आप को इस घर का बादशाह समझते थे, इस घर में इनका हुक्म चलता था। सारे खानदान में इनका रोब और दबदबे की धाक बैठी हुई थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं करता था। एक मामूली मुलाजमा ने आज कैसे बड़े आराम से उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। वो कितनी बेबसी महसूस कर रहे थे, कुछ भी ना बोल सके, ऐसे मजबूर थे। किसी इंसान की अगर सबके सामने बेइज्जती हो तो उसे कितनी शर्मसारी महसूस होती है, इस बात का अंदाजा उन्हें आज हुआ था। वो तो जब चाहे मुलाजमों को बुरी तरह बेइज्जत कर देते थे। आज उनको उनके आंसू भी नजर आ गए और दुख भरा चेहरा भी। काश उन्हें इस बात का पहले एहसास हो जाता तो वो कभी किसी की दिल आजारी ना करते। उन्होंने दिल में अहद कर लिया कि अब वो किसी को जलील नहीं करेंगे। इतने में बादल के चचा उनके पास आकर बैठ गए। बाबा साईं ने हुक्के का कश लगाते हुए पूछा, ओ वीर, बच्चों को कह दिया है पढ़ने का? वो बोले, जी बड़े साईं। फिर वो कुछ सोचते हुए चचा बोले, वैसे बड़े साईं, लगता है ये नई उसानी हमारे बच्चों को संभाल लेगी। बादल गुस्से से उधर से गुजर रहा था। बाबा साईं ने आवाज देकर बुला लिया। वो शर्मिंदा सा सर झुकाकर बोला, बाबा साईं माफ करना, मैं उस टीचर को उसकी औकात याद दिला दूंगा। वो जल्दी से हुक्का पर रखते हुए बोले, ना पुत्र, ना ना, ऐसा ना करना, मुश्किल से एक अच्छी समझदार उस्तानी मिली है बच्चों को। बादल ने कहा, उसने आपके साथ बदतमीजी? बाबा साईं जल्दी से बोले, और रहन दे पुत्र, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि एक अच्छी बात का शऊर उजागर किया है। हम घर के बादशाह बने फिरते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी बेचारी औरतें कहाँ जाती हैं। इन्हें घर में तो कम से कम आज़ादी से रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए ना। हम जब चाहे सारे घर में मज़े से घूम फिर रहे होते हैं। अब हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि वो भी संभल सका करें। हम तो उनको देखते ही डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों के सर से दुपट्टा क्यों उतरा। हम मुलाजमों को तो जनाने में जाने नहीं देते जब तक कोई काम ना हो। फिर औरतों को हर वक्त रोक टोक नहीं करनी चाहिए। चचा बोले, बड़े साईं आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब मैं भी घर में यही असूल रखूंगा। बादल दिल में उनकी बातों से हैरान हो रहा था। वो समझ रहा था कि बाबा साईं तो उसे घर से निकालने का हुक्म देंगे, मगर ये तो उल्टा उसकी तारीफें कर रहे हैं। चाचा ने छोटी की सारी बात उन्हें बताई। वो अफसोस करते हुए बोले, ये छोटी भी लाड में बहुत बदतमीज हो गई है, अब इसके लाड पर बंद बांधना चाहिए। बादल को छोटी आपा की बातों से दुख पहुंचा, मगर फिर भी उसे हमशा पर शदीद गुस्सा था कि उसने बाबा साईं की बेइज्जती सबके सामने की। वो गुस्से से भरा कमरे में पहुंचा। हमशा अलमारी में चीजें सेट करके रख रही थी। उसने आते ही उसे बाजू से गुस्से से पकड़कर सीधा किया और उसके बालों को जोर से पकड़कर इंतहाई गुस्से से बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाबा साईं की इंसल्ट करने की? वो डर से चिल्लाकर बोली, जंगली इंसान, छोड़ो मेरे बाल। उसकी आंखें आंसुओं से छलकने लगीं। बादल ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो एकदम नरम पड़ते हुए उसे बेड पर पटकते हुए बोला, अगर कोई और ऐसी जुर्रत करता तो इस वक्त मेरे हाथों मर चुका होता। तुम्हें बाबा साईं ने कुछ ना कहा और ना ही माइंड किया, वरना? वो दुपट्टे से आंसू पहुंचते हुए बोली, तुम जंगलियों को मार धाड़ और कत्लो गारत के अलावा आता ही क्या है? बकवास बंद करो और चलो बाबा साईं से माफी मांगने। और खबरदार, दोबारा कभी ऐसी किसी बात का सोचा भी तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, समझी? वो भी तुर्की व तुर्की जवाब देते हुए नफरत से बोली, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं जल्द तुमसे खुला ले लूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस जरा मेरे ताए जान का गुस्सा कम हो जाए। इतने में जोरदार खटका हुआ और वो उसे बोला, तुम छुप जाओ, हमें कोई एक साथ देख ना ले। वो तंजिया अंदाज में बोली, अगवा करते ख्याल नहीं आया। दरवाजा फिर बजा। बादल ने उसे घूर कर जाने का कहा। वो बोली, ये मेरा कमरा है, तुम छुपो, मैं खोलने लगी हूँ दरवाजा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बादल जल्दी से स्टोर रूम में चला गया।
जब हमशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी आपा खड़ी थी। उसने उसे डांटते हुए कहा कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई और लॉक क्यों किया हुआ था। हमशा जो पहले ही गम गुस्से से भरी हुई थी, फिर छोटी आपा की वो जिल्लत भरी बातें भी याद आ गईं। हमशा ने कहा कि ये मेरा कमरा है और आप जैसे लोगों के लिए ही कुंडी लगाई हुई थी, जो हर किसी के कमरे में मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। बड़ी आपा भी उतने में आ गई और हल्का सा बजाकर खुला देखकर अंदर आ गई। छोटी आपा ने तंजिया कहा, खूब, तो ये तुम्हारा कमरा है, फिक्र ना करो, मेरे भाई बाजिल साईं की जल्द शादी होने वाली है और तुम भी शादी तक इधर ही हो। फिर देखना वो कैसे तुम्हें इस घर से निकालती है। वैसे लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आती, बेइज्जती करवाने की आदत है। हमशा ने गुस्से से जवाब दिया, देखें मोहतरमा, मेरे पास आपकी बातों के ढेरों जवाब हैं, मगर मैं इनको देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। आप तो ठहरी हर वक्त फारिग और निकम्मी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेहरबानी होगी आप मेरा वक्त बर्बाद करने ना आया करें। शादी अभी दूर है, आप पहले ही मैं क्या करना बैठ जाएं, अपने घर जाकर रहें। वो गुस्से से बोली, ये मेरे बाबा साईं का घर है, मैं जब मर्जी आऊँ जाऊँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। हमशा ने कहा, ये जो साई की तरह भूत बनकर मेरे पीछे आ जाती हैं, इससे मुझे तकलीफ है। वो कुछ बोलने लगी तो बड़ी आपा ने छोटी बहन से कहा, छोटी, क्यों हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो, क्यों बात बढ़ा रही हो, चल मेरे साथ। छोटी का बाजू पकड़कर बड़ी आपा उसे बाहर ले गई। बाहर से गुजर रही थी कि बाबा साईं ने आवाज देकर बुलाया और वजह पूछी कि मूड क्यों खराब है। बड़ी आपा ने सारी तफसील बता दी। बाबा साईं ने एक लंबे हुक्के का कश लिया और समझाने वाले अंदाज में बोले, देख पुत्री, तेरे छोटे लाडले वीर की शादी है और तू जरा सब्र से काम ले, काम खा उससे ना उलझ, उसने कौन सा सारी जिंदगी इधर ही रहना है। अभी वो हमारे बच्चों को पढ़ाने आई है और हमें उसकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत ना रही तो उसे निकाल देंगे। इतने में बाजिल भी आ गया। बाजिल ने भी बाबा साईं की बात सुनी। बाबा साईं ने बाजिल से पूछा, क्यों पुत्र, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। बाजिल ने जवाब ना दिया और गर्दन झुका ली। चचा बोले, अरे पुत्री, तेरा और इसका क्या मुकाबला, तू खामखा अपनी जान जला रही है। ये सुनकर उसने ठंडी सांस भरी और उठकर चल दी। बड़ी आपा माँ के पास बैठी बड़े दुख से माँ से गिला कर रही थी कि अम्मा, आप भी तो उसकी शादी को रोक सकती थी ना। आपकी भांजी जो है, भला चांद जैसे बेटे के साथ वो काली कलोटी भैंस, ऊपर से 6 साल बड़ी भी, और ऊपर से 6 साल बड़ी भी, उसी से शादी करवानी थी। आखिर आप सबको हो क्या गया है। पहले बादल साईं नहीं मान रहा था, फिर बाबा साईं ने समझाया तो फौरन मान गया। अगर बाबा साईं को भाई की मुरब्बत में रिश्ता करना पड़ रहा था तो बादल साईं का नाम लगा देते कि वो नहीं मान रहा, उल्टा उसे ही मना लिया। बड़ी आपा, आप अब बस भाई की शादी की खुशी मनाएं। बड़ी आपा रुंधी हुई आवाज में बोली, कैसे खुशी मनाऊं, तुम अपने फायदे के लिए भाई को कुर्बानी का बकरा बना रही हो कि ससुराल में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएं। इतने अरसे से बच्चा भी नहीं हो रहा, वट्टे सट्टे की शादी हो और तुम्हें कोई कुछ ना कह सके। बाबा साईं भी तुम्हारी मोहब्बत में बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। तुम तो शुरू से ही जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाली हो। बाबा साईं जो तुम्हारे बहुत लाड उठाते हैं ना, शुक्र है कि वो बच गए, वरना तुमने तो उनके मुंह पर कालक मल देनी थी। वो स्कूल टीचर शरीफ और समझदार था जिस पर तुम फिदा थी। वो तुम्हारे जाल में ना फंसा, वरना तुमने तो बहुत कोशिश की थी, धमकियां दी थी, मगर वो काबू में ना आया और वालदैन को लेकर शहर निकल गया। वो बोली, आपा तुमने ही उसे गांव से भगवाया था। बड़ी आपा रसानियत से बोली, मैं क्या करती। मैंने पूछा, तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो जानती हो उसने क्या कहा था। वो बचपन से ही इधर पला बढ़ा था और तुम्हें खूब जानता था। वो कहता था कि वो उसके खर्चे पूरे नहीं कर सकता, उसे ऐसी बीवी चाहिए जो उसके घर को संभाले, उसके वालदैन का ख्याल रखे, क्योंकि उसके वालदैन ही उसके लिए सब कुछ थे, वो इकलौता था। ना कि ऐसी बीवी चाहिए जिसके पीछे मेरे वालदैन कुर्सी लिए फिरते रहें। हाँ, मैंने उसे शहर भेजने में उसकी मदद की, क्योंकि तेरी शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी और तू भागने का सोच रही थी। वो बड़ी आपा को खशमगी निगाहों से देखते हुए बोली, तो मैं क्या करती, मुझे शहर में शादी करने का शौक था, मैं खूबसूरत थी, भला मेरा शोहर मेरे काबिल था क्या, बोंगा और सीधा सादा सा। बड़ी आपा ने समझाने वाले अंदाज में कहा, देख छोटी, तू जिस तरह जिद्दी और हठधर्म है, अगर इससे सीधे सादे की जगह कोई और होता तो कब का तू उजड़ कर बैठी होती। शुक्र कर इतना शरीफ और सीधा सादा मियाँ मिला है जो तेरे आगे पीछे फिरता है, इसकी कदर किया कर। इतने साल हो गए, बच्चा भी नहीं हुआ, और वो और चचा साईं तुझे कुछ नहीं कहते, हालांकि वो इनका इकलौता बेटा है, उन्हें भी वारिस चाहिए। छोटी गरूर से बोली, इसीलिए तो अपने शहजादे भाई का रिश्ता नन से करवा रही हूँ, दो ही तो बहन भाई हैं और अकेले जायदाद के वारिस। बड़ी आपा ठंडी सांस भरकर बोली, तुझे समझाना मुश्किल है। बाबा साईं बैठे सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है बेटे की शादी का। इनको वो वक्त याद आ गया जब छोटी बेटी झूले पर से गिरकर जख्मी हो गई थी, तो वो उसे शहर डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। उन्होंने ये बात सबसे छुपाई थी क्योंकि खानदान में कोई उसका रिश्ता लेने को तैयार ना था कि वो जिद्दी और अकड़ू मिजाज की है। तब उन्होंने भाई और सबसे ये बात छुपा ली थी और भाई से उसकी शादी की बात की कि वो अपने बेटे के लिए उसे अपना लें। साथ ये लालच दिया कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने बादल साईं के लिए कर लेगा। भाई सच्चाई से लाइल्म था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। भाई ने रिश्ता मंजूर कर लिया और खूब धूमधाम से शादी की गई। बाजिल इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहा था। तब बाबा साईं ने पहली मर्तबा उसे इल्तिजाएं की कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए तुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना वो उजड़ जाएगी। बाजिल ने कहा, ठीक है, फिर वो हमेशा आप लोगों के साथ गांव में रहेगी और मैं गांव में नहीं रहना चाहता। शहर में मैंने कारोबार शुरू किया है और घर लेना चाहता हूँ और शहर में रहूंगा और किसी शहरी लड़की से शादी करके उसे गांव में रखूंगा।
मैं वादा करता हूँ गाँव वाली बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ पूरे करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा इंशाअल्लाह। बाबा साईं ने उसकी शर्त मान ली। बाज़िल ने कहा, वो ये शादी सिर्फ बहन के लिए कर रहा है। वो खुश हो गए। चचा साईं को यकीन था कि वो बेटे को ज़रूर मना लेंगे, वो उसकी जायदाद को हाथ से जाने नहीं देंगे। आपा और छोटी दोनों बातें कर रही थी कि उन्हें लगा जैसे बाहर किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। छोटी तेज़ी से बाहर आई। वो दोनों बाहर आईं तो बिल्ली गुजर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। दोनों बाबा साईं के पास आईं तो वो और चचा और उनके दूसरे भाई बैठे कार्डों पर सबके नाम वगैरह लिख रहे थे। बाबा साईं ने सीधा उठकर बैठते हुए कहा कि कार्ड्स बांटने का काम आज ही से शुरू कर दो। इतने सारे काम और भी पड़े हुए हैं। क्या काम कुछ मुकम्मल हुए हैं? आखिर हमारे सबके लाडले और आखिरी शहजादे की शादी है। ऐसी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखेगी। बस इस कोरोना की वजह से मसले बढ़ गए हैं। चचा बोले, अब तो काफ़ी कम हो गया है। हमशा वहाँ से गुजर रही थी, उतने में बाजिल भी वहाँ आ गया। बाजिल ने आकर सलाम करके बैठ गया। बाबा साईं ने हमशा को आवाज़ दी। वो पास आई तो पास खड़ी मुलाजमा से बोले, उस्तानी को कुर्सी ला दे। उसने कुर्सी ला दी। वो एक नज़र बाजिल को देखकर शुक्रिया कहकर बैठ गई। बाजिल सपाट चेहरे से उसे ही देखे जा रहा था। बाबा साईं बोले, देख छोरी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तूने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि तू पक्की इधर ही रहे। तू सियानी कुड़ी है। इतने में छोटी आपा और बड़ी आपा भी आ गईं और पास पड़ी चारपाई पर बैठ गईं। बाबा साईं ने एक नज़र उनको देखकर गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, सुन छोरी, तू शादी के लिए हमारे घर की औरतों के साथ जाकर शॉपिंग कर और अपने लिए भी कर लेना। जेवर कपड़े सब खरीद लेना। छोटी आपा गुस्से से बोली, बाबा साईं, हम क्या मर गए हैं कि अब घर के मुलाजिम अपनी पसंद से हमें पहनाएंगे? बाबा साईं ने उसे खशम की निगाहों से देखा और बोले, सुन पुत्री, तूने वादा किया था कि भाई की शादी वाली जिद के अलावा और कोई जिद नहीं करेगी और हमने तेरी ख्वाहिश पूरी की। अब तू रंग में भंग न डाल। हम जो कह रहे हैं कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं। ये जो उस्तानी छोरी है, एक तो ये तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सियानी है और शहरी भी है। इसको शहर की दुकानों वगैरह का ज़्यादा पता होगा। ये साथ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बाजिल जल्दी से बोला, माजरत बाबा साईं, छोटी आपा ठीक कह रही हैं। उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोला, मुलाजमों की जगह पर रहने दें। वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े लते, जेवरात और बहुत से लोगों को बुलाने के हक में नहीं हूँ। इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत? वही पैसा मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकता हूँ। बाबा साईं बोले, लोग क्या कहेंगे? बरादरी वाले बातें बनाएंगे। बाजिल गुस्से से बोला, हमें किसी बातों की परवाह नहीं है। चंद दिन शोशा करके पैसे लुटा के लोग खा पी के डकार मार कर चलते बनेंगे। कोई कितनी देर वाह वाह करता रहेगा? चचा साईं बोले, वैसे पुत्र सही कह रहा है। हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। पहले ही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार में कमी आई है। बाबा साईं ने साफ मना करते हुए कहा कि खानदान के सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। कोई मेहंदी, कोई ढोलकी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ घर में सादगी से निकाह और अगले दिन वलीमा। बस कोई कार्ड न भेजें। जाना आना वक्त का ज़िया है। सबको फ़ोन कर दें। किसी ने आना है तो आए। कोई नाराज़गी दिखाता है तो घर बैठा रहे। किसी को मनाने और नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस सादगी से इस काम को सर अंजाम दें। कोई आतिशबाजी और फायरिंग वगैरह नहीं होगी। अगर किसी ने मेरी बात को फॉलो ना किया तो शहर वाले घर में शादी छोड़कर चला जाऊंगा। चचा घबराते हुए जल्दी से बोले, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा। अब जाओ, सब अपने अपने का काम मुकम्मल करो। वक्त कम है। और छोटी, तू मेरी बात सुनकर जाना। बड़ी आपा उठकर साथ वाले कमरे में किसी काम से गईं। बाबा साईं ने जब छोटी को वो बात बताई जब उसे झूला लगा था तो ऑपरेशन के बाद तू माँ बनने के काबिल नहीं रही, मगर खानदान वाले तेरी जिद्दी आदतों की वजह से तेरा रिश्ता नहीं लेते थे। मगर मैं तुझे बदनामी से बचाने के लिए लोग बातें ना बनाएं कि इसकी शादी नहीं हुई, मैंने तेरे चचा साईं से तेरा रिश्ता लेने की बात की तो उसने झट तेरे भाई बादल के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया। मैंने उसे तेरी सच्चाई नहीं बताई थी कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। मुबादा वो तेरा रिश्ता लेने से इनकार ना कर दे, क्योंकि उसका एक ही बेटा है और कौन अपनी नस्ल नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने सोचा चलो तेरा रिश्ता तो पक्का कर देता हूँ। बादल साईं के लिए बाद में ये बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा कि पुत्र नहीं मानता, मगर तूने जिद करके भाई को फंसा दिया है। और तेरे भाई को जब सारी सच्चाई का इल्म हुआ तो उसने बहन की खातिर हाँ कर दी। साथ उसने ये शर्त रखी कि वो इसे गाँव में ही हमारे पास रखेगा और खुद शहर वाली कोठी में रहेगा। मैंने मजबूरन उसकी शर्त मान ली। जानता हूँ कि उसका गाँव में दिल नहीं लगता और शहर में रहकर अपने कारोबार को फ़रोग देना चाहता है। तेरे चचा साईं को बादल साईं की शर्तों पर कोई एतराज़ नहीं है। छोटी रोने लगी। बड़ी आपा, जिसने सारी गुफ्तगू सुन ली थी, वो भी आंखों में आंसू की बरसात लिए जल्दी से आई और उसे कमरे में ले जाकर बोली, छोटी ना रो, कोई देख लेगा। किस्मत को तेरा माँ बनना मंजूर ना था। हौसला कर। मेरे बच्चों में से जो बच्चा जब चाहे ले लेना। अब चल, माँ जी के पास चलते हैं, वो ढूंढ रही होंगी। फिर तूने अपने घर भी वापस जाना है, उधर भी अपने घर को देख सुन। छोटी आपा की रो रो कर हिचकी बन गई। चचा साईं आए और पूछने लगे कि मैं घर जा रहा हूँ, बहू किधर है, साथ ले जाता हूँ। उसका शोहर तो शादी के कामों में मसरूफ है। छोटी आपा ने रोते हुए कहा कि चचा साईं को कह दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। अम्मा ने समझाया, ती रानी तू उधर जाकर लेट जाना। इस घर में तेरी सास ससुर और नंद के अलावा कौन है?
ادھر کافی لوگ ہیں، لوگ باتیں بنائیں گے کہ بہو چلی گئی، تو ادھر کرتی کیا ہے، وہ تجھ سے کوئی کام نہیں کرواتے، پر تیری موجودگی ان کے لیے عزت کا باعث بنے گی۔ مگر چھوٹی آپا نے کسی کی نہ مانی اور طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ چچا سائیں دل میں اس کے رویے سے افسردہ ہو کر چل پڑے۔ چچا سائیں گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے بہو کا پوچھا، بیٹا بھی کھڑا منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ چچا سائیں دکھی لہجے میں بولے، اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چچی نے کوسنا شروع کر دیا کہ اسے ہماری عزت کا کوئی پاس نہیں ہے، بس اپنی منمانی ہر وقت چاہتی ہے۔ ہمشا کے گھر والے تایا، دادا اور دادی بہت دکھی اور پریشان تھے۔ ان لوگوں کو ہمشا سے یہ امید بالکل نہ تھی۔ تایا اس پر فخر کرتے تھے اور اسے اپنا غرور کہتے تھے۔ وہ تایا کے خواب پورے کر رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تایا کی خواہش کو پورا کیا تھا، جبکہ ان کی بیٹیاں ماں کی طرفداری کرتی تھیں۔ دادی اپنی بھانجی کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں، کیونکہ ہمشا کا تایا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے عہدے پر فائز تھا۔ ان کی ماں کو اپنی بھانجی کا لالچ تھا، کیونکہ بہن اپنی چھوٹے قد والی اور کم پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی۔ بہن پیسے والی بھی تھی اور جہیز بھی خوب ملنا تھا۔ بیٹے کے لاکھ احتجاج کے باوجود انہوں نے بیٹے کی ایک نہ سنی۔ شوہر بھی شریف اور بیوی سے دبتا تھا۔ ہمشا کے تایا کی شادی ہو گئی، ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب ہمشا کی تائی کو بیٹا نہ ہونے کی زیادہ فکر تھی۔ اس نے ساس کو مکھن لگا لگا کر مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ ہمشا کے تایا ماں سے ڈرتے بھی تھے۔ ہمشا کے والدین دبئی سیٹل تھے۔ ہمشا جب 14 سال کی تھی تو اس کے والدین نے پاکستان مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ہمشا کی سرپرستی تایا کے حوالے کر دی۔ تایا نے ہمشا کے والد کے پیسے سے نوکری کے ساتھ بزنس شروع کیا جو اچھا چلنے لگا۔ ہمشا کو پاکستان میں تعلیم شروع کروا دی گئی۔ اس نے تعلیم کے میدان میں اپنی محنت اور لگن سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی۔ تایا تعلیم کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں ماں کی طرح تعلیم سے دور بھاگتی تھیں۔ دونوں 12-13 کلاسوں کے بعد گھر بیٹھ گئیں۔ ماں نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ وہ سارا دن موبائل پر لگی رہتی، کوئی کام نہ کرتی، جبکہ ہمشا نے تعلیم حاصل کر کے تایا کے دل میں جگہ بھی بنا لی۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد تایا اس پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ وہ بات بات پر سب کو جتلاتے تھے کہ یہ بزنس ہمشا کے والدین کے پیسوں کا ہے۔ وہ ہمشا کی ہر خواہش پوری کرتے، اسے کھلی پاکٹ منی دیتے۔ ہمشا کسی سے دب کر نہ رہتی، اسے تایا اور دادا دادی کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ تائی اور ان کی بیٹیاں ہمشا سے حسد کرتی۔ ہمشا کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ اس کی تایا کی بیٹیوں سے کوئی دوستی نہ تھی۔ تائی تایا کے سامنے اسے کچھ نہ کہتی، مگر اکیلے میں اسے خوب کوسنے دیتی۔ ہمشا ان کے گھوسلوں کو خاطر میں نہ لاتی، نہ کبھی تایا کو شکایت لگاتی۔ ہمشا دل کی بہت رحم دل تھی۔ تایا کے آفس کا ملازم دادی کی ڈیمانڈ پر فل ٹائم ملازمہ لے کر آیا، جس کا بچہ بھی ہونے والا تھا۔ وہ ملازمہ یاسمین کو چھوڑ کر یہ کہہ کر گیا کہ ابھی گاؤں میں کچھ ضروری کام نپٹا کر واپس آئے گا۔ اس کے جاتے ہی 2 دن بعد اس کا شوہر کسی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ تایا ملازمہ یاسمین کو تسلی دیتے ہوئے گاؤں ساتھ لے گئے اور رات کو اس کے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے ہمشا کی دادی کو بتایا کہ اس کا نہ سسرال نہ ہی میکے میں کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہے، باقی اس کی ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ دادی نے اوکے کر دیا۔ ہمشا کو وہ پہلے دن سے ہی بہت بھا گئی تھی اور اس کی اسے دوستی ہو چکی تھی۔ ہمشا نے اسے اپنے ساتھ والے اسٹور روم میں رہنے کی آفر دے دی۔ ہمشا کے ہی کہنے پر اس کا بچہ اچھے ہاسپٹل میں پیدا ہوا۔ تائی بہت کوستی، مگر ہمشا کسی کے نہ سنتی۔ ہمشا نے سب کو یہ کہہ کر منہ بند کروا دیا کہ وہ اپنے والدین کے پیسے لگا رہی ہے، کسی کو میرے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمشا کو اس بچے سے بھی بہت لگاؤ ہو گیا۔ بچہ نارمل پیدا ہوا تھا، اس لیے یاسمین نے جلد ہی کام کاج سنبھال لیا۔ دادی کی بہت خدمت کرتی۔ دادی اس سے خوش تھی۔ تائی کو کام کی سہولت ملنے لگی۔ یاسمین دبی دبی رہتی، سب کی خدمت کرتی۔ ہمشا نے اس کے بچے کو 3 سال کی عمر میں ہی اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خود اسے پڑھاتی، انگلش بولتی، کوئی اس بچے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ملازمہ کا بچہ ہے۔ یاسمین ہمشا کی شکر گزار رہتی۔ تایا نے ایک دن سب کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ یاسمین کے شوہر کی جائیداد یاسمین کے کہنے پر فروخت کر دی ہے اور بہت اچھی قیمت ملی ہے۔ انہوں نے ہمشا کو اس کے نام کا اکاؤنٹ وغیرہ سمجھا کر بتایا کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ یاسمین نے کہا، ہمشا بیوی آپ مجھے طریقہ سکھا دینا، میں اپنے بیٹے کی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاؤں گی اور سارا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کروں گی۔ آپ لوگوں سے ایک التجا ہے کہ مجھے اس گھر میں جگہ دے کر مجھ بے سہارا پر احسان کر دیں۔ دادی جن کو اس سے بہت سے فائدے ملتے تھے جھٹ بولی، ٹھیک ہے۔ ہمشا نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ ہمشا نے اسے مبارکباد دی، باقی کسی نے لفٹ نہ کرائی۔ اس کے بچے کو سوائے ہمشا کے کوئی لفٹ نہ کراتا۔ ہمشا کے ڈر سے اسے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت کیوٹ سا بچہ تھا، بہت سلجھا ہوا۔ ہمشا اس کے ساتھ کھیلتی، وہ ہمشا سے کافی مانوس تھا۔ ہمشا اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اس کے کھلونے کپڑے وغیرہ خرید کر لاتی، ساتھ میں یاسمین کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی، اپنے ساتھ اس کے کپڑے وغیرہ بھی لے کر آتی۔ وہ اسے ہر وقت دعائیں دیتی۔ تائی ہمشا کو کوسنے دیتی تو ہمشا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی، تائی کی تعریف کا انداز ہی نرالا ہے، تائی ہر وقت میری تعریف کرتی رہتی ہیں، بلکہ دل میں بھی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہیں۔ تائی غصے میں کہتی، بہت سرپھری لڑکی ہے، مجال ہے جو کسی بات سے فرق پڑتا ہو۔ تائی نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی جلد ہی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ تایا کو ہمشا کی شادی کی بھی فکر تھی، مگر ہمشا نے صاف کہہ دیا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہرگز شادی نہ کرے گی۔ وہ اپنے کمرے میں کسی کو دخل اندازی نہ کرنے دیتی، نہ ہی کسی کو آنے دیتی، کوئی اس کے روم میں داخل ہونے کی جرات نہ کرتا، نہ ہی اس کی کسی چیز کو چھیڑتا۔ وہ یاسمین کے بچوں کو بھی پڑھنے کے علاوہ فالتو نہ رکنے دیتی۔ یاسمین کو یاسمین باجی کہہ کر عزت سے آپ کہہ کر مخاطب کرتی، باقی اس کو عزت نہ دیتے۔
ताई उस पर रोब झाड़ती रहती। ताया ताई के डर से उसे ना बुलाते। ताई उसके शौहर के मरने के बाद शक्की मिजाज हो गई थी। वो यास्मीन को ताया से दूर रखने की कोशिश करती। वो बेचारी भी एहतियात करती। ताई ने यास्मीन से कहा, तुम कहो तो मैं किसी मुनासिब इंसान से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। मगर यास्मीन ने रोते हुए इल्तिजाएं की कि वो अपने बेटे के लिए जी रही है, उसके सर पर सौतेले बाप का जुल्म का साया नहीं डालना चाहती। वो इसे पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना चाहती है। ताया ने ताई को समझाया कि उसकी शादी करके क्यों अपने आप को और इस घर को मुसीबत में डालना चाहती हो। उसके बच्चे का मुस्तकबिल भी खराब हो जाएगा। सौतेला बाप उसकी तालीम पर रकम खर्च करने देगा। हमशा की दादी को अपने सुख जाते नजर आए। उन्होंने बहू को समझाया, बेवकूफ़ी ना कर, शुक्र कर वो शादी नहीं कर रही, वरना ऐसी मुलाजमत दोबारा मिलेगी हमें। ताई एक लंबा सांस भरकर बोली, ठीक है। हमशा ने भी यास्मीन की फेवर लेते हुए कहा, अब कोई इस घर में इस शादी की बात नहीं करेगा। यास्मीन मशकूर होते हुए रोते हुए बोली, हमशा बीबी, आपको मुझे इस घर में बहुत सहारा है। आप मेरे लिए अल्लाह ताला की रहमत हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके नसीब अच्छे करे। हमशा ने उसे प्यार से गले में बाहें डालते हुए कहा, आप इस घर के हर फर्द के लिए रहमत हैं। वो मुस्कुराने लगी। ताई को बेवा होने के बाद अब वो खटकने लगी थी। एक तो वो खुश शक्ल थी, दूसरी जवान थी। ताई ने सोचा, वैसे तो कोई अपने सुख के लिए उसे घर से नहीं निकालेगा, बेहतर है इसका जीना धोबर कर दूं कि तंग आकर वो खुद ही चली जाए। ताई जहां मौका मिलता उसका जीना धोबर कर देती। हमशा के सामने जरा एहतियात करती। हमशा को कभी उसे डांटने की आवाज़ आ जाती तो वो ताई को सुनाने चल पड़ती। यास्मीन अक्सर चुप चुप कर रोती, क्योंकि अब ताई उसके बच्चे को भी सताने लगी थी। उसकी चुटकी काट देती, उसे मार जाती। वो रोता हुआ माँ को शिकायत लगाता, वो रोते हुए गले लगा लेती। एक दिन हमशा ने देख लिया। उसने ताई से कहा, आपको अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं है? एक मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये ना हो आपको इन माँ बेटे की आह लग जाए। वो रऊनत से बोली, तुमने इस 2 टके की मुलाजमा को घर का फर्द बनाकर रखा हुआ है, इसे इसकी औकात में रहने दो। मेरे नज़दीक इसकी इज्जत एक जूती के बराबर है। और फिर उसे कोसते हुए बोली, तुम अपनी औकात कभी ना भूलना, समझी? घर वाले बेशक तुम्हें घर का फर्द बनाकर रखें, तुम इस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से ही रहोगी। तुम्हारा रुतबा कोई बढ़ नहीं जाना। तुम बेटे को बेशक आला तालीम दिलाती रहो, वो इस घर में मुलाजमा का बेटा ही कहलाएगा, इस मुकाम पर पढ़ लिख कर बढ़ नहीं जाएगा। वो आंखों में आंसू लिए चली गई। उसका बेटा अब 8 साल का हो चुका था। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ था। वो अब ताई से दूर रहता। जब वो इसकी माँ को डांटती तो वो गुस्से में कहता, मामा मुझे ये अच्छी नहीं लगती हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ उसे डांटती कि ऐसे किसी को बुरा नहीं कहते, बुरी बात है, और इधर से जाने का कभी मत सोचना, इनकी वजह से तुम अच्छी तालीम हासिल कर रहे हो, वरना हम अकेले नहीं रह सकते, ना हम सारे खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। ये इन लोगों का एहसान है कि हमें रहने को छत मिली है और हम इधर महफूज हैं। हमशा के जाने के बाद ताई ने उसे अच्छे स्कूल से हटाने की कोशिश की, मगर यास्मीन ने रो रो कर मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करें, वरना बच्चे के लिए उसे इस घर से जाना पड़ेगा। दादी को फिक्र लग गई। उन्होंने बहू को साफ मना कर दिया कि बच्चे से हमारा क्या लेना देना, वो अपने खर्चे पर उसे पढ़ा रही है। ताया ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। ताई मजबूर हो गई। बेटी ने भी कहा, मामा ये मेरे कितने काम कर देती है, प्लीज़ उसे निकालने का ख्याल छोड़ दें, हमें वो क्या कहती है, अपने काम में मगन रहती है। हमशा उसे चोरी फ़ोन करती जब वो मिस बेल मारती। हमशा ने उसे कहा, बाजी यास्मीन, क्या आपके शोहर का कोई जुड़वा भाई भी था? मैंने उस जैसा अपने ससुराल में मुलाजिम देखा है। हमशा उस शख्स को देखकर हैरान रह गई थी, मगर यास्मीन ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हमशा परेशान हो गई, सोचने लगी ज़रूर दाल में कुछ काला है। हमशा को इसलिए भी शक गुजरा कि वो उसे देखकर चौंक सा गया था और जल्दी वहाँ से चला गया। मगर हमशा इतनी मसरूफ़ हो गई शादी की वजह से कि बाबा साईं ने शॉपिंग करने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। चचा साईं ने भी उसे कहा कि मेरी बेटी की शॉपिंग भी वही करेगी। सबको लगता था कि छोटी आपा एहतजाज करेगी, मगर उसे बच्चा ना पैदा करने का सुनकर ऐसा गम लगा कि वो खोई खोई और उदास रहने लगी। सिवाय बड़ी आपा के कोई उसके गम को ना जानता था। एक तरह से सबने उसे दखल अंदाजी ना करने पर शुक्र अदा किया। बड़ी आपा ने उसे बहुत तसल्लियां दी कि हौसला रख और किस्मत के लिखे पर शाकिर रह, देखना तुझे सब्र का कितना अच्छा फल मिलेगा। बाबा साईं ने बाजिल को हुक्म सादिर कर दिया कि दोनों घरों की शॉपिंग अपनी दोनों बहनों को और उस्तानी को साथ ले जाकर शॉपिंग शुरू करो। सब कुछ उस्तानी की पसंद से होना चाहिए। वो शहरी छोरी है, अच्छा ही लेगी, और उसे भी घर की औरतों के साथ उतने ही कपड़े लते लेकर देना। वो बड़े काम की छोरी है। बाजिल ने बहुत एहतजाज किया कि उसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, वो मुलाजमा है, उसे उसकी औकात से बढ़कर अहमियत ना दें। मगर बाबा साईं ने डांट कर मना कर दिया। हमशा को उसे मुलाजमा कहने पर बहुत गुस्सा आया। उसने मौका पाकर कहा कि अब वो शॉपिंग पर साथ नहीं जाएगी। बाजिल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम अपनी शौकीन की शॉपिंग करने से जेलसी फील कर रही हो क्या? हमशा गुस्से से बोली, जेलस होती है मेरी जूती, मैं अब ज़रूर जाऊंगी और हर चीज़ अपनी पसंद से लूंगी। वो फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर बोला, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो गुस्से से बोली, शक्ल देखी है कभी अपनी? मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। तुमने मुझे अपनों से दूर किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर जोर से हंसा और उसके हंसने से चिढ़कर बोली, तुम क्या समझते हो कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं सारी जिंदगी रोती धोती तुम्हारे रहमो करम पर पड़ी रहूंगी? तो ये तुम्हारी भूल है। मैं बहुत जल्द तुमसे खुला लेकर छुटकारा हासिल कर लूंगी इंशाल्लाह। वो फिर हंसा।
ख्वाब देखती रहो, इन पर कोई पाबंदी नहीं। ये कहकर वो चल पड़ा। बड़ी आपा और छोटी आपा दोनों साथ शॉपिंग पर गईं। बादल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बड़ी आपा आगे बैठी हुई थी, छोटी आपा और हमशा पीछे। बादल सपाट चेहरा बनाए उसे गुस्से से देखता। हमशा परवाह ही न करती। छोटी आपा ने कोई चीज़ अपनी पसंद से ना ली, सब हमशा ने पसंद किया। बड़ी आपा तारीफें करती रही। बादल के कपड़े भी हमशा ने पसंद किए और घर के मर्दों के भी। बाजिल को अंदर से उसका अपने लिए चीज़ें पसंद करना अच्छा लग रहा था, मगर बज़ाहिर एहतजाज कर रहा था। वो काफ़ी हैरान हो रहा था कि वो उसकी पसंद के मुताबिक पसंद कर रही थी। उसकी चॉइस उससे काफ़ी मैच खा रही थी। कोई भी ऐसी चीज़ उसे पसंद ना आई हो, वो दिल में उसकी पसंद की दाद दे रहा था। एक दिन शॉपिंग के दौरान उसे अपनी पड़ोसन नजर आ गई। वो उससे छुपती छुपाती निकलने लगी। बाजिल ने वजह पूछी तो उसने इशारे से आहिस्ता से बताया कि वो उसकी पड़ोसन है। बाजिल पड़ोसन को देखकर हैरान हुआ कि उस गली मोहल्ले में इतनी अमीर सी औरत रहती है क्या, जो ढेरों शॉपिंग उठाए बाहर निकल रही है। चंद दिनों में शॉपिंग मुकम्मल हो गई। वो पहले शहर वाले घर जाते, फिर वहां से जाते गांव से मुलाजिम वहां रखे हुए थे जो खाना वगैरह तैयार कर देते। बाजिल का रूम देखकर हमशा ने सोचा, वैसे इस बंदे की चॉइस तो अच्छी है। हमशा वहां पर मुलाजिमों को हदायतें देती, मुलाजिम उसकी सुनते। जो वो खाना कहती वो वही पका कर रखते, खाने में भी हदायत देती। सफाई सुथराई और मैले कपड़े धुलवाकर इस्त्री का हुक्म देती। उसने बाजिल के काफ़ी काम संवार दिए थे। बड़ी आपा उसे देखकर सोचती, काश ये मेरे भाई की दुल्हन होती। फिर सर्द सांस भरकर दिल में हंसती, भला ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या। शादी सादगी से करने का फैसला किया गया। बाजिल को सर पर से वार कर पैसे फेंकना और फिर इंसानों का फर्ज से चुनना इंसानियत की तौहीन और तजलील लगता था, और इसे तकब्बुर में शुमार करता था। सबको कहता, सर पर वारने का मतलब है सर का सदका दिया, यानी खैरात की। तो सदका और खैरात ऐसे देंगे तो क्या वो तकब्बुर में शुमार ना होगा। इसलिए तो मुसीबतों को दावत देने को मुतरादिफ है, तौबा करनी चाहिए। फायरिंग और आतिशबाजी से कई मरतबा हादसे हुए हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। एक बच्ची की आंख ज़ाया हो गई थी। बाबा साईं को अपने इस लाडले बेटे और लाडली बेटी की किस्मत का बहुत दुख था। वो अंदर से दुखी थे। वो सोचते थे कि बादल साईं शायद ठीक ही कहता है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शायद बड़े बेटों की शादियों पर उन्होंने इस तरह नोट फेंके थे। इस वक्त भी वो मना करता, मगर वो इसकी ना सुनते थे। अब वो उसके सुनने पर मजबूर थे। उस सानी बच्चों को ऐसी बातें समझाती थी कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। अगर हम उनकी जगह पर होते तो हमें कितना बुरा लगता। अगर वो गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें उनका क्या कसूर। अगली ज़िंदगी जहाँ हमेशा रहना है वहाँ पर इज्जत व मर्तबा पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ज़िंदगी तो आर्जी है। जिन गरीबों को अमीर हकीर समझते हैं, हो सकता है वो क़यामत वाले दिन ऊंचे मुकाम पर फाइज हों और अमीर जिल्लत में मुब्तला हों। अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करते और गरीबों को अमीरों से कई हज़ार साल पहले जन्नत में भेजेंगे। अगर कोई गरीब अपनी गुर्बत पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो इसे सब्र का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। जो वावेला करता है और गिले करता है तो वो इस सवाब से महरूम हो जाता है। अगर कोई अमीर नेकी के रास्ते पर चलता है तो इसके लिए दोनों जहानों में अजर है। शर्त यह है कि नेकी के रास्ते पर चला जाए, किसी को कमतर ना समझा जाए। हमशा जानबूझकर भी उनको सुनाने के लिए भी ऐसी बातें करती थी। उसे अंदाजा था कि वो उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अब अमल भी करने लगे हैं। पहले वो नौकरों से सीधे मुंह बात ना करते थे और अब वो उनसे नरम लहजे में गुफ्तगू करने लगे थे। हालांकि एक बूढ़े मुलाजिम को कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया। वो ना माना तो जबरदस्ती कहा कि बूढ़े हो, आराम से बैठो। चचा साईं ने आकर उसे डांटा तो उसे मना करते हुए बोले, ओ वीर, साईं बेचारा बुढ़ा है, नीचे मुश्किल से बैठ रहा था। अब सब बूढ़े को काम नहीं करवाना, इनको इसी तरह उजरत मिलती रहे जिस तरह पेंशन होती है। सारी ज़िंदगी इन लोगों ने हमारी खिदमतों में ज़िंदगियां वक्फ कर दी, बदले में हम क्या देते हैं? ज़िल्लत और हकारत। ये भी इंसान हैं, इनका भी दिल करता होगा अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, इनकी भी हज़ारों ख्वाहिशें होंगी। हमशा हैरान रह गई कि वो सारी बातें इसकी दोहरा रहे थे। चचा साईं भी मुतासिर हुए कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी अब ऐसा ही करूँगा। हमशा बाजिल के होने वाली बीवी के घर बड़ी आपा के साथ शॉपिंग का सामान देने गई तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। वो मोटी और सांवली थी। हमशा को धचका लगा, मगर जब उससे मिली तो काफ़ी हैरान हुई। वो बहुत बाइखलाक औरत थी। उससे बहुत तपाक से मिली। बहुत समझदार और दूर अंदेश औरत थी। उसने उसकी शॉपिंग की बहुत तारीफ़ की और बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसे सब बहुत पसंद आया है। उसने उसकी बहुत आवभगत की। उसने कहा, आओ मेरे साथ मेरे कमरे में बैठो। वो उसे अपने कमरे में ले गई। उससे इल्तिजा या लहजे में आंखों में आंसू भरे दुखी लहजे में बोली, तुम ऐसा कुछ गुर बताओ कि मैं अपने शौहर को खुश कर सकूँ। ना मैं खूबसूरत हूँ, ना गोरी चिट्टी, ना पढ़ी लिखी। काश हमारे वालिदैन अपनी औलाद के लिए ढेरों जायदादें बनाने के बजाय उनको तालीम दिलवाते। यहाँ लड़की बेचारियों को भी तालीम की तरफ रागिब करने का शऊर नहीं है। जो अपनी मर्जी से जितना पढ़ता रहे काफ़ी है। इतने में मुलाजमा चाय वगैरह लेकर आ गई। हमशा ने कहा, तुम बहुत समझदार खातून हो, इतना कहूँगी कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाना। रहा शोहर का सवाल तो वो तुम्हें गाँव में रखकर वालिदैन के लिए लाना चाहता है, अपने साथ शहर में शायद ना रखे। वो झट बोली, नहीं, मुझे गाँव में ही रहकर उनकी खिदमत करनी है। मैं इसी में खुश हूँ कि बस वो मुझसे शादी कर रहा है, वरना मैं उसके काबिल कहाँ थी। वो आसमान का चांद है और मैं ज़मीन की धूल। वो मुझसे शादी के लिए हाँ बोलकर मेरी अहमियत को बढ़ा रहा है, वरना उस जैसे गबरू जवान को तो पूरे खानदान की लड़कियों का ख्वाब था। वो तो मुझ पर रश कर रही हैं।
वो उसका हाथ पकड़कर उससे राजदारी वाले अंदाज में पूछने लगी, क्या तुम बादल साईं की पसंद हो? हमशा ने हैरत से उसे देखा। वो उसका हाथ प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम परेशान ना हो, ये ऐसे ही नहीं अपनी हवेली तुम्हें लाया है, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी होगी कि उसने तुम जैसी अच्छी लड़की को चुना। उसने मुझ पर तो इक्तफा करना नहीं, सच्चाई अगर मुझे बता दो तो हम आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। सच्चाई अगर मुझे बता दो तो हम आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में चहमगइयाँ हो रही हैं कि वो उस्तानी बादल साईं की रखेल है। हमशा का ये लफ्ज सुनकर खून खोल गया और गुस्से से उसने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने दुख से लंबी सांस भरी और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं इतना जानती हूँ कि ये एक नेक और शरीफुन नफ्स इंसान है। अब तरबियत ऐसी हुई, माहौल ऐसा मिला, तो वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ। वो तुमसे प्यार करता है इसलिए निकाह किया। हमशा ने सफाई देते हुए कहा कि वो प्यार में उसे नहीं लाया, जिद में लाया था। जो लड़की उसे लूट रही थी उसे सबक सिखाने के लिए, उसने तो कभी उसे देखा तक नहीं था। वो बड़ी रसानियत से बोली, मगर अब तो वो तुम्हें प्यार करता है और तुम भी। मैं तुम दोनों के दरमियान आ रही हूँ, पर यकीन मानो तुमसे कभी मुकाबलाबाजी नहीं करूंगी। मैं इसी में शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका जीवन साथी बनाकर सारे खानदान में इज्जत बख्श दी, वरना तो मैं ये समझती थी कि खानदान के लोग मुझे अपनाते नहीं थे। मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। तुम दोनों का आपस में अच्छा जोड़ है। हमशा ने उसे दो टोक अल्फाज में कहा, ना तो वो मुझसे प्यार करता है, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो उससे नफरत करती हूँ, जल्द उसे खुला लेकर चली जाऊंगी, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वो वसूख से बोली, तुम गुस्से में हो इसीलिए तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम उसे प्यार करती हो। मेहरबानी करके उसे छोड़ना ना, तुम भी उसके बगैर नहीं रह पाओगी। हमशा को खेल वाली बात पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो रात को लेटी सोचती रही कि उसने तो लड़कों के साथ तालीम हासिल करने के बावजूद कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना किसी से दोस्ती का सोचा। अब इतना बड़ा इल्जाम, उफ तौबा। वो वापस अपने घर भी कैसे जाए? वैसे वो आराम से इधर से निकल तो सकती है, सब उस पर भरोसा करते हैं। बाजिल भी मुतमईन हो गया है, बाजार से भी मैं आराम से जा सकती थी, मगर घर वाले भी तो कबूल करें, उसे खुला दिलवाने में उसकी मदद करें। यास्मीन बाजी ने भी किसी दूसरे फोन से फोन करके मुख्तसिर कहा कि अब वो उससे बात नहीं कर सकती, ताई को शक हो गया है, प्लीज मुझे इस घर में रहने दो। और इस लड़के का भी कुछ ना बताया जो उसके शोहर का हमशक्ल था। दोबारा वो भी नजर नहीं आया। हमशा ने सोचा सिर्फ निकाह नामा पर्स में रखे और मौका पाकर ही यहाँ से निकल जाए। वो रो धोकर ताया को मना लेगी। शादी अगरचा सादगी से हो रही थी, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही मदऊ किया गया था, वो भी इतने ज्यादा थे कि रश लगा हुआ था। मेहंदी का फंक्शन नहीं करना चाहता था बादल। वैसे काफी दिनों से ढोलक बज रही थी और खूब रौनक थी, काफी रिश्तेदार घर में मौजूद थे। अभी तक हमशा को निकलने का मौका मुयसर नहीं आया था। बाहर बहुत मर्द थे। सुबह हुई। आज बादल की बारात थी, दुल्हन को तैयार करना था। हमशा उसको तैयार करने चली गई। उसकी सखियां उसे खूब छेड़ रही थी और वो उसे खुशकिस्मत कह रही थी। हमशा ने दुल्हन को तैयार किया, मगर न जाने क्यों उसे सबका छेड़ना बुरा लग रहा था। वो तैयार होकर काफी बेहतर लग रही थी, सब तारीफ कर रहे थे। बाजिल और उसका निकाह हुआ। हमशा को दिल में अफसोस हो रहा था कि उसे कितनी अहमियत दी जा रही है। बाजिल की बीवी की हैसियत से। एक वो है जो एक फालतू चीज की तरह बेवकूफ सब काम कर रही है, एक मुलाजमा की हैसियत से। सीले में उसे कपड़े लते और बाबा साईं की तरफ से एक नोटों की गड्डी मिली। उसने एक दूसरी चादर, मास्क और ऐनक और एक सादा सूट कदरे बड़े पर्स में डाल लिया कि वो मौका पाकर निकल जाएगी। बारात वाले घर से कदरे सड़क नजदीक थी। उसने उनके घर का घर देखने के बहाने जायजा ले लिया था कि वो कहाँ से भागेगी। बादल से सामना होता तो वो उसकी तरफ मुस्कुराकर फतेहयाब नजरों से देखता। खाना शुरू था और औरतों के खाने का इंतजाम घर से कदरे खुली जगह टेंट लगाकर किया गया था। वो सबके साथ उधर आई। बड़ी आपा मिलने मिलाने में मसरूफ थी। उसने उन्हें मुतमईन कर दिया कि वो ठीक है, आप फिक्र न करें। अक्सर गांव की औरतें उसे नजरें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और आपस में चहमुगइयां भी कर रही थी। कुछ की आवाजें उसके कानों में बढ़ रही थी, कह रही थी, उस मोटी काली भैंस से बेहतर तो ये उसानी थी, इससे कर लेता। दोनों का जोड़ भी था। एक आंख भरकर बोली, बरादरी से बाहर करते जो नहीं। हमशा खाने के दौरान एक करीबी घर वालों से बाथरूम का पूछकर कपड़े बदलने चली गई। वो घर वाले उसे इज्जत दे रहे थे, चाय की ऑफर कर रहे थे, उसे कपड़े बदलते देखकर हैरान हुए। हमशा ने कहा, वो शादी वाले कपड़े ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती। इतने में किसी ने उसे चाय का कप पकड़ा दिया। उसने जल्दी से पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पीने लगी। सर रात के जागने की वजह से भारी हो रहा था, उधर से ही वो मौका लगाकर निकल सकती थी। बादल के घर के सारे मुलाजिम उसे जानते थे। वो चाय पी रही थी, गांव की बच्चियां उसे पुरशौक निगाहों से देख रही थी। वो मुस्कुराकर जवाबी उन्हें देख रही थी। उतने में एक टीन एज का लड़का अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा था। हमशा ने कब जल्दी से बच्चे को पकड़ाकर पूछा, सुनो बेटा, किधर जा रहे हो? वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, वो दादी की शुगर की दवाई खत्म है, वो लाजमी चाहिए। ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो, आजकल नकली दवाई भी मिलती है, मुझे असली की पहचान है। पास खड़ी उसकी माँ बोली, हाँ ले जा इन्हें। वो बोली, मैंने अपनी लानी थी। अच्छा है, ऐसा है कि बड़ी आपा वगैरह किसी को ना बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। मैं जल्दी से आ जाऊंगी वापिस। उसने मास्क पहना, ऐनक लगाई और जो काली और बड़ी थी, बाकी जिस्म और मुंह चादर में लपेट लिया, पर्स चादर में छुपा लिया।
उसके साथ बैठकर बोली, रास्ते में किसी से मिलने रुकना नहीं, जल्दी चलो, मैंने दवाई खानी है जो अभी लेनी है। वो उसके साथ जा रही थी। कुछ लोग उसे इशारे से पूछ रहे थे किधर, मगर वो उसकी हिदायत के मुताबिक कुछ ना बोला। वो रास्ते में उससे पूछने लगी, सुनो, इधर से कोई रिक्शा या टैक्सी मिल सकता है? वो दवाई लगता है बड़े शहर से मिलेगी, क्या तुम कोई बंदोबस्त कर सकते हो? फिर उसने चंद हजार के नोट उसको पकड़ाकर कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे किसी बस स्टॉप पर ही पहुंचा दो और किसी को कुछ मत बताना। लड़के ने कुछ हैरान होकर खुशी से नोट पकड़ लिए। उसने कहा, मैं आपको बस स्टॉप पर पहुंचा देता हूँ। वो बोली, जल्दी करो शाबाश। वो तेज स्पीड से चलाने लगा। जल्द ही बस स्टॉप आ गया। साथ ही कुछ रिक्शे वाले खड़े हुए थे। एक दो उसने पूछा, मगर वो इतनी दूर जाने के लिए ना माने। बस में जाना खतरा था। वो दिल में बहुत दुआएं कर रही थी। इतने में उसे वही यास्मीन बाजी के शोहर का हमशक्ल नजर आ गया जो रिक्शा लिए खड़ा था। वो जल्दी से बगैर कुछ बोले बैठ गई और पर्स से पिन निकालकर चादर के अंदर से उसको गर्दन पर पीछे से रखते हुए बोली, जल्दी करो वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस जल्दी से मुझे शहर ले चलो, इस काम का तुम्हें बहुत मुआवजा मिलेगा। फिर उसे दूसरे हाथ से चंद हजार के नोट पकड़ाकर बोली, तसल्ली रखो। वो जो पहले डरा हुआ था फिर कदरे आराम से बैठते हुए बोला, जी बाजी, आप जिधर कहेंगी मैं पहुंचा दूंगा, आप ये गर्दन से पिस्टल तो हटा दें। हमशा ने मुस्कुराकर पेन पर्स में डाल दिया। रिक्शा चल रहा था। हमशा ने पूछा, पेट्रोल तो काफी है ना? वो बोला, जी जी फुल है, मगर शहर के लिए ना काफी है, रास्ते में डलवाना पड़ेगा। हमशा ने कहा, फिक्र न करो, मैं डलवा दूंगी पेट्रोल, वापसी का खर्चा भी दूंगी। इतने में उसका फोन बजा। हमशा ने कहा, कोई कॉल नहीं उठानी। वो बोला, ठीक है बाजी, मैं फोन ही बंद कर देता हूँ। आगे पेट्रोल पंप आया और हमशा ने उसे फिर चंद हजार के नोट पकड़ाकर कहा, ये लो और बाकी कोई जूस और चिप्स वगैरह ले आओ मेरे और अपने लिए। वो खुशी से चल पड़ा। चंद जूसेस और चिप्स वगैरह लाकर शॉपर उसे पकड़ाकर बकाया पैसे देने लगा तो हमशा ने कहा, रहने दो। उसने खुशी से जेब में डाल दिए। जो ही उसने रिक्शा स्टार्ट किया, हमशा ने कहा, एकदम हमशा ने उसे पूछा, तुम यास्मीन बाजी के साथ क्यों धोखा कर रहे हो? रिक्शा रस से गुजर रहा था। यकदम जैसे वो चौंका और रिक्शा स्लो कर दिया। हमशा ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने सब सच ना बताया तो मैं शोर मचा दूंगी और इल्जाम लगा दूंगी, जो पैसे दिए सब वापस ले लूंगी। अगर सच्चाई बता दोगे तो कुछ नहीं कहूंगी और मजीद रकम दूंगी। वो बोला, आप यास्मीन को कैसे जानती हैं? हमशा ने कहा, उसे मेरे ताया लाए थे, वो हमारे घर में मुलाजमत करती है। वो एक लंबी सांस खींचकर बोला, देखें बाजी, अगर आपके ताया को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं। हमशा ने कहा, अगर तुम ना बताओ तो भी तुम्हारी खैर नहीं। भरोसा रखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस जल्दी से सच बता दो अब। वो एक आह भरकर बोला, हम गरीबों को अपने घर वालों के लिए कुछ करना पड़ता है। आपके ताया के ऑफिस में एक गार्ड मुलाजिम था। ताया उसे काफी अच्छा समझते थे। एक दिन ताया ने उससे पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसी औरत मिल सकती है जिसके आगे पीछे कोई ना हो? मुझे एक तो बेटे के लिए उससे खुफिया निकाह करना है और उसे घर में अपनी माँ की देखभाल के लिए मुलाजमा रखना है। अगर कोई ऐसी मिल सके। गार्ड ने यास्मीन बाजी के बाप से बात की और सब बताया। वो और यास्मीन अकेले रहते थे। माँ फौत हो चुकी थी, उसका बाप बीमार रहता था। बेटी बाप के लिए शादी नहीं कर रही थी। उम्र गुजर रही थी, 30 से ऊपर की हो चुकी थी। कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना था जो उसे रख सकता। बाप ने यास्मीन को समझा बुझाकर शहर के एक बड़े घर में चली जाएगी। अगर वहाँ सारी जिंदगी मुलाजमा बनके भी रही तो तब भी तसल्ली होगी कि अपने घर में है। यास्मीन बहुत सुलझी हुई और समझदार औरत है, मान गई। मैं उनका रिश्तेदार था। ये फैसला हुआ कि मुझे कुछ रकम के लालच में उसका शोहर बनाया गया कि वो उसे शहर छोड़ने जाएगा, फिर उसके मरने का ड्रामा होगा। आपके ताया ने उससे निकाह किया और जब तक बच्चा कंफर्म ना हो जाए वो बाप के घर में ही रहेगी। आपके ताया उधर निकाह करके जाते और उन्हें सपोर्ट करते। ताया ने यास्मीन को अपनी मजबूरी बता दी थी कि मेरी बीवी मेरी माँ की भांजी है और वो उससे बहुत प्यार करती है और शुरू से ही मेरी माँ का घर पर राज रहा है। बाप की बजाय माँ का हुक्म चलता है। मेरी दो ही बेटियां हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि मेरी बीवी अब माँ नहीं बन सकती। लोग अक्सर मेरी माँ को कहते हैं कि बेटी की दूसरी शादी करवा दो, मगर वो नहीं मानती। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, रिश्ता भी देने को तैयार हैं, मगर मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी मजबूरी को समझे। यास्मीन ने उनको तसल्ली दी कि वो सारी जिंदगी कभी कोई हक नहीं मांगेगी, एक मुलाजमा की हैसियत से ही रहेगी और जुबान नहीं खोलेगी। बस बच्चे को पढ़ाने का शौक है, जो बाप की तरह आला तालीम हासिल करे। आपके घर का सुकून तबाह नहीं करूंगी, बच्चे को भी नहीं बताऊंगी। मेरे लिए उस घर में पनाह ही काफी है। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। जब बच्चा कंफर्म हो गया और डॉक्टर ने बेटा बताया तो प्लान के मुताबिक मुझे उसका शोहर बनाकर घर लाया गया और मैं उसे छोड़कर काम का बहाना करके आ गया। 2 दिन बाद उसका बाप मर गया और सबको बताया गया कि उसका शोहर मरा है। उसे बाप का बता दिया गया। आपके ताया उसे गाँव लेकर आए। शाम तक तदफीन के मामला पूरे करने के बाद उसके घर को मेरे हवाले करके उसे वापस ले आए। हमशा ने रोते हुए कहा, क्या यास्मीन बाजी मेरी ताई है और उनका बेटा मेरा ताया साथ भाई मेरा अपना खून है? हमशा खुशी से पागल हो रही थी। उसने उसे कहा कि रास्ते से मिठाई लेनी है। वो डर कर बोला, ओ बाजी, ऐसे खुशी मनाएंगी तो उनको शक हो जाएगा और यास्मीन बाजी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। हमशा ने हैरत से कहा, बाजी कह रहे हो? वो जरा शर्मिंदा होकर बोला, वो तो एक झूठ था, ड्रामा था। मैं तो हमेशा उन्हें बाजी कहता हूँ और बहन समझता हूँ। इस काम के लिए उन्हें मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं था।
गांव में किसी को इल्म नहीं कि मैं उनका नकली शौहर बन गया था। वैसे बाजी आप उधर कैसे? हमशा ने उसे कहा, इस बात को तुम रहने दो, जल्दी से घर पहुंचो, सख्त थकन हो रही है। घर के करीब पहुंच चुकी थी। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि वो उनके चुंगल से निकल चुकी है। अब आगे भी कामयाबी मिले, वो दुआएं करने लगी। घर पहुंचकर घर को देखकर आबदीदा हो गई। कांपते हाथों से उसने बैल की। रिक्शा वाले से कहा, तुम अब जाओ, देर हो जाएगी। उसे पैसे दिए। उसने कहा, बाजी रहने दें, मगर उसने जबरदस्ती उसे पकड़ा दिए। इतने में दरवाजा खुला और ताया की छोटी बेटी उसे देखकर हैरत से माँ को जोर जोर से आवाजें देते हुए बोली, मामा मामा देखें कौन आया है। हमशा अंदर आई तो ताई जल्दी से पहुंच गई और उसे धक्के से बाहर निकालने लगी। हमशा ने ताया और दादी की जोर जोर से आवाजें दी। ताया तो ना आए, अलबत्ता दादा दादी आ गए। उसने जोर जोर से यास्मीन बाजी को आवाजें दी। वो रोती हुई दौड़कर दादी के गले लगी। दादी का खून जोश मार गया और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हमशा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। दादा ने पास आकर कांपते हाथों से उसे गले लगाकर रोते हुए कहा कि शुक्र है तू वापिस आ गई, हम सब बहुत परेशान थे। ताई बड़बड़ाई, हमने तो सुख का सांस लिया था। दादी ने उसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया और मुलाजमा से कहा, इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। हमशा ने मुलाजमा की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? ताई ने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये नई मुलाजमा है, दिन रात के लिए रख ली है। दादी ने बहू को गुस्सा दिखाते हुए कहा, देख नहीं रही हो ये किस मुसीबत से वापिस आई है? ये सच कह रही है, मेरी पोती झूठ नहीं बोलती। जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। ताई ने देखा अब सास के आगे नहीं चलनी तो झट प्यार से बोली, शुक्र है बेटी तू घर सलामत आ गई। फिर ताई मुंह बनाकर तेजी से चल पड़ी। हमशा ने जोर से आवाज लगाकर कहा, ताई अम्मी अच्छी सी चाय भी बनाकर भेजिएगा, वो भी मेरे वाले कप में। हमशा ने दादी से पूछा, मेरी मौजूदगी के बगैर ही मेरी कजन की ताया ने शादी कर दी? और हाँ ताया, अब्बा किधर हैं और यास्मीन बाजी किधर हैं? फिर जोर से बोली, हाँ दादी मैं मिठाई भी लाई हूँ, एक खुशी की खबर है। इतने में दादा ने पूछा, बेटी क्या तेरा निकाहनामा तेरे पास है? हमशा ने कहा, जी दादा अबू मैं सबूत साथ लाई हूँ। फिर उसने पूछा, ताया किधर हैं? दादी अम्मा ने कहा, तू चाय वगैरह पी ले, फिर सब बताती हूँ। वो घबरा कर पूछने लगी, सब ठीक है ना? सब किधर हैं? दादी अम्मी ने कहा, सब इधर ही हैं। हमशा ने परेशानी से कहा, दादी मुझे टेंशन हो रही है, चाय मैं बाद में पी लूंगी, पहले मुझे बताएं क्या बात है। दादी अम्मा ने लंबी सांस खींचने के बाद बताना शुरू किया, तेरे ताया ने बहुत गलत काम किया है, सबका भरोसा तोड़ा है। हमशा ने चिल्लाकर जल्दी से घबराकर पूछा, क्या हुआ है? दादी अम्मा बताने लगी कि तेरा फोन आया था कि तूने यास्मीन के शोहर को देखा है। वो ये बात चुपके से किचन में तेरे ताया को बता रही थी। तेरी ताई किचन में किसी काम से गई तो वो उसे तसल्लियां दे रहा था। ताई ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर खूब शोर मचाया, वावेला किया, यास्मीन को बहुत मारा। फिर तेरे ताया ने कहा कि वो यास्मीन से निकाह करके घर लाए हैं और बच्चा भी उनका है। हमशा ने जोशीले अंदाज में खुशी से कहा, तो दादी अम्मी इसीलिए तो मैं मिठाई लाई हूँ कि वो हमारा अपना है, मेरा तायाजाद भाई है। दादी नफरत से बोली, तौबा कर, न जाने वो कौन औरत है, किस कमाश की है, न जाने अपना भी है कि नहीं। हमशा ने उदासी और मायूस लहजे में कहा, दादी इंसान का पता चल ही जाता है, यास्मीन बाजी कम से कम आपकी भांजी ताई से बेहतर है। दादी एकदम गुस्से से बोली, खबरदार, जो तूने मेरी उस खानदानी बहू के साथ उसको मिलाया। हमशा ने कहा, दादी ताया ने यकीनन कोई सबूत जरूर रखा होगा, डीएनए टेस्ट का। दादा बोले, हाँ उसने लाकर निकाहनामा और टेस्ट दोनों दिखाए थे, ये सच है कि वो हमारा पोता है, मैं भी उसे यही समझाता हूँ। दादी गरज कर बोली, आप चुप करें, मैं बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बहुत मान से बहन से रिश्ता लाई थी कि उसे यहाँ कोई दुख नहीं होने दूंगी। एक मेरे नाम माकूल बेटे ने उस पर सोकन लाद दी। औरत के लिए सबसे बड़ा दुख सोकन का होता है। मैंने अपनी भांजी को फूलों की तरह रखा और उसने अपने दुखों से दो चार कर दिया। हमशा ने सफाई देते हुए कहा, उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक शरई हदूद में रहकर एक जायज ख्वाहिश पूरी की है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको पोता और एक अच्छी फरमाबरदार बहू मिल गई, जिसने कभी अपना हक नहीं जताया। दादी गुस्से से बोली, बस कर ताया की चमची, एक नौकरानी के लिए अपनी ताई को पीछे कर रही है, बजाय के ताई के दुख को बांटे। बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर मैके से वापस लाई हूँ। हमशा बड़बड़ा कर बोली, ताई में खूबी कौन सी है, कद छोटा और जुबान लंबी। मेरे ताया आला तालीम याफ्ता और वो मिडिल पास भी नहीं। दादी ने कहा, इसीलिए तो अपनी भांजी को ब्याह कर लाई हूँ कि बेटा इतना पढ़ा लिखा अच्छा कमाता है तो किसी और लड़की को तख्त पर बिठाकर राज करने से अपनी भांजी को राज क्यों न करवा लूं। हमशा तंजिया बोली, बेटा बेशक पुल रात पर चलता रहे, बस भांजी खुश रहे। मैं ताया के पास जा रही हूँ, किधर है ताया? मुलाजमा चाय की ट्रॉली ले आई। हमशा ने कहा, मैं मेहमान नहीं हूँ, मुझे मेरे कप में चाय ला कर दो। ताई से पूछो किधर है कप मेरा, वरना ये ट्रॉली मैं तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। ताया किधर है, कोई बता क्यों नहीं रहा? दादा बोले, वो कमरे में है, बीमार है। हमशा तड़प कर बोली, क्या हुआ इन्हें? आप लोगों ने ही टेंशन देकर बीमार किया होगा, इतनी देर से कोई उनके पास नहीं गया? दादी बोली, दिन रात के लिए ऑफिस से लड़का लाया हुआ है। हमशा गुस्से और दुखी लहजे में बोली, बहुत अफसोस है, घर वाले देखभाल नहीं कर सकते। ताया की छोटी बेटी बार बार चक्कर लगा रही थी और सारी बातें सुन रही थी। ताई भी मुलाजमा को चाय का कहकर चक्कर लगा रही थी और सब सुन रही थी। ताई की बेटी ने हमशा का कप ढूंढकर मुलाजमा को दिया। हमशा ताई के कमरे में बगैर खटखटाए जल्दी से अंदर चली गई। लड़का सो रहा था सोफे पर।
हमशा ताया के करीब गई। वो बहुत कमजोर और लागल लग रहे थे। वो लड़के को जोर से चिल्ला कर बोली, तुम इधर सोने आए हो या इनकी देखभाल करने? वो हैरान होता हुआ हड़बड़ा कर उठा। हमशा ने कहा, मैं अब आ गई हूँ, तुम अभी जाओ कमरे से, जब बुलाऊंगी तो आ जाना। वो तेजी से बाहर निकल गया। हमशा ताया पर झुकी रोते हुए बोली, मैं आपसे सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। मैं दुहाई देती रही कि मैं कैद में हूँ, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। बस ताई ने अपने अरसे का हसद निकाला और सबने यकीन कर लिया। अगर मेरी जगह ताई की बेटी होती तो फिर भी वो ऐसा करती, हंगामा मचा देती, रो रो कर के मुझे मेरी बेटी चाहिए, चाहे इज्जत सलामत हो या ना हो। इधर अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत महफूज रखी। अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो शायद वो मेरी बात पर यकीन कर लेते और मुझे ढूंढ निकालते। ताया शर्मिंदा होकर आंसू बहाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगे। हमशा ने तड़प कर उनके हाथों को चूमा और बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर यकीन भी था, मगर दादी और ताई से डरते थे, बुज़दिल थे। वो गर्दन इस बात में हिलाने लगे। मुलाजमा चाय लेकर आ गई। हमशा ने उसे डांटते हुए कहा, खटखटाए बगैर मत आना दोबारा। ताया की बेटी और ताई मुसलसल चक्कर काट रही थी। हमशा ने ताया के सर को चूमा और उन्होंने भी उसके हाथों पर लरसते हुए प्यार किया और शफकत से मुस्कुराकर प्यार से हाथ फेरा और चाय पीने का इशारा करने लगे। हमशा ने जल्दी से चाय पी और साथ कुछ जल्दी जल्दी खाया, क्योंकि उसे सख्त भूख लगी हुई थी। फिर खाकर फारिग होकर बोली, हाँ अब बताएं, आप बीमार बनकर क्यों लेटे हुए हैं? मैं मिठाई लाई हूँ आपके बेटे की खुशी में। अभी तक मैं अपनी छोटी ताई और भाई से नहीं मिली, और आप बताएं कि क्या हुआ, मुख्तसर बताएं। हमशा ने ड्राइवर वाली सारी बात बता दी। वो कमजोर से लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे कि सब ने बहुत बुरा मनाया। दीवी ने मेके वालों को फोन करके रिक्शा लेकर मेके चली गई। मेके वाले आकर गरजने लगे, यास्मीन को तुम्हारी ताई बहुत पीट कर गई थी, वह मुश्किल मैंने उसे लॉन में छोटे से कमरे में रहने भेज दिया, उसका सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया, वो वहाँ बुरी हालत में गर्मी में रह रही है, बेटा मुश्किल स्कूल जाता है, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, भांजी को अपने कमरे में सुलाती हैं, मैं बीमार हुआ, किसी ने ना पूछा, आखिर में दफ्तर से मुलाजिम लड़का ले आया, वो भी खास तवज्जो नहीं देता। वो बोली, हाँ मैं देख चुकी हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं और वॉशरूम जाने के खुद काबिल हो जाएं तो फिर इसकी छुट्टी करके मैं खुद आपकी देखभाल करूंगी और यास्मीन और बच्चा आज रात ही इधर अपने रूम में ले आऊंगी, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो यास्मीन बाजी आपके रूम में आ जाएगी, मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ताया खुश होकर बोले, बेटी तू अकेली है, कुछ नहीं कर सकती। वो एकदम जोर से बोली, मुझे चैलेंज ना करें, मैं अभी सब कुछ करके दिखाती हूँ। वो जोर से उठी और तेजी से कमरे से बाहर निकलकर अपने रूम में गई। देखा, ताया की बेटी बेड पर बैठी हुई थी। हमशा ने चिल्ला कर कहा, तुम इधर क्या कर रही हो? वो हकलाने लगी। झटताई अंदर आकर बोली, ये अब इसका कमरा है। हमशा कमरे से निकली। ताया के मुलाजिम को कुछ हजार के नोट देकर कहा, जैसा मैं कहूँ करोगे, या मैं ये पैसे किसी और को देकर करवा लूँ? वो झट बोला, जी मैं करूँगा। हमशा ने उसे कहा कि मेरे साथ आओ। पहले वो यास्मीन के पास गई, उधर बहुत गर्मी थी और एक छोटा पंखा चल रहा था। बेटा भागकर खुशी से गले लगकर रोते हुए बोला, हमशा आपी, मैं आपका भाई हूँ, ताया मेरे फादर हैं। हमशा ने उसे प्यार करते हुए रोते हुए कहा कि तुमने हम सबके भाई की कमी पूरी कर दी है, अब फिक्र न करो, तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलाकर रहूंगी इंशाल्लाह। फिर यास्मीन से गले लगते हुए बोली, छोटी ताई साहिबा आप तो छुपी रुस्तम निकली। वो शर्माकर उसे बेतहाशा चूमने लगी। वो रोते हुए बोली, दुनिया में एक तुम ही अल्लाह ताला के हुक्म से हमारा सहारा हो, तुम्हें देखकर हम अपनी सारी तकालीफें भूल गए हैं। हमशा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब बस रोना धोना खत्म, अब खुशियों के दिन शुरू। फिर उस लड़के को बुलाकर हिदायत दी कि इनका सारा सामान उठाकर स्टोर में ले चलो। यास्मीन कुछ घबरा कर बोली, क्या कर रही हो? हमशा ने तसल्ली देने वाले अंदाज से कहा, यास्मीन बाजी प्लीज अपने हक के लिए लड़ना सीखें। वो आहिस्ता से बोली, मैं कमजोर सी औरत कैसे सबका मुकाबला कर सकती हूँ? वो बोली, देखो अगर कोशिश करना नहीं चाहोगी तो कोई थाली में सजाकर तुम्हारा हक नहीं देगा। वो देखो तुम्हारा 12 साल का बेटा है शायद। वो मुस्कुराकर बोली, आपी मामा बहुत डरती रहती हैं, मैं कहता हूँ ना डरें, मुझे मुकाबला करने दें। वो डर कर बोली, कैसे अपने इकलौते बेटे को दुश्मनी में डाल दूं? हमशा ने मजाक वाले अंदाज में कहा, इस 2 फीट की ताई से डरती हो, तुम्हारी टांग जितनी है, और बूढ़ी दादी क्या कर सकती है? शोहर तुम्हारा बुजदिल है, मगर तुम बहादुर बनो, बेटे को भी बुजदिल ना बनाओ, वरना तुम्हारी तरह रोता रहेगा और दुनिया लुटाती रहेगी। बच्चा बोला, मुझे किसी को कुछ कहने नहीं देती हैं। हमशा ने कहा, उफ कितनी गर्मी है और इधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप कैसे रहती थी? अब 1 मिनट में इधर नहीं रहने दूंगी, चलो जल्दी चलो। यास्मीन झिझकते हुए अंदर आई। बच्चा खुश था। इतने में ताई गुस्से से आई और शोर करने लगी, खाला जी जल्दी आए, देखेंगे क्या हो रहा है। दादा दादी दोनों जल्दी से बाहर आए। ताया भी आहिस्ता आहिस्ता चलते बाहर आ गए। ताई यास्मीन को मारने लगी तो उसका बेटा माँ के आगे खड़ा हो गया कि कोई मेरी अम्मी को हाथ नहीं लगाएगा। सब उसे हैरत से देखने लगे। ताया मुस्कुराकर बोले, शाबाश मेरे बेटे। फिर करीब आकर बोले, बाप से ज्यादा तो तुम बहादुर निकले, और ऊंची आवाज में बोले, यास्मीन आज से मेरे रूम में रहेगी। हमशा खुशी से बोली, गुड ताया जी। वो मुलाजिम लड़के से बोले, इसका सामान मेरे रूम में रखो। ताई की बेटी ने हमशा के आते ही अपने मामू वगैरह को फोन कर दिया था। ताई धमकी वाले अंदाज में बोली, फिक्र ना करो, मेरा भाई और भाभी और वालदैन आ रहे हैं।
देखो कैसे इन लोगों को धक्के देकर निकालते हैं। यास्मीन डरने लगी। हमशा ने तसल्ली दी। इतने में वो लोग गुस्से से भरे अंदर दाखिल हुए। भाई और माँ को चीख कर बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है। माँ सीने पर हाथ मारकर बोली, कोई मेरी बेटी को तंग तो करके दिखाए। भाई गरज कर बोला, हम पर बहन भारी नहीं है। हमशा की दादी की तरफ देख कर बोला, खाला पहले भी आपके मिन्नतें करने पर बहन वापस भेजती थी, अब ये सब क्या है। ये हमशा किधर से मुंह काला करके वापस आ गई है। ताया गरज कर बोले, खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बात की। मामू हैरत से देखने लगे। ताई ने सास को देखकर कहा, खाला आप बेटे को बोलें कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसे तलाक दे या मुझे। ताया ने कहा, मैं यास्मीन को नहीं छोड़ सकता। ताई सास को गुस्से से बोली, खाला आपके बेटे को की एक बीवी इधर रहेगी और दूसरी को तलाक देना होगी। ताई ताई को चीख कर बोली, आज आपको किसी एक को चुनना होगा। ताया तहम्मुल से बोले, मैंने यास्मीन को चुन लिया। ताई गुस्से से बोली, फिर मुझे तलाक दो। भाई बोला, हाँ हमारी बहन को तलाक दो। ताया ने एक लंबी सांस खींची, फिर सबकी तरफ देखा। ताई हनूस अकड़ी खड़ी थी। ताई की माँ गरूर से बोली, हमारी बेटी को तलाक दो। ताई जोर देते हुए बोली, अब क्या हुआ, तलाक के नाम से साम सूम क्या है, दो ना तलाक। बड़े आए, वो बड़बड़ाई। ताया ने हमशा से कहा, मोबाइल पर मूवी बनाओ। वो बोली, ताया जान आपका बेटा बना रहा है और मैंने मुलाजिम लड़के को भी मोबाइल देकर मूवी बनाने का कहा है। मामू बोला, क्यों बना रहे हो इस तमाशे की मूवी। ताई गरूर से बोली, पहले तो इन्हें माफ कर दिया था और मैं वापस आ गई, मगर अब मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक कि आप फैसला नहीं करते। हमशा ने ताया के करीब जाकर कहा, आपका क्या फैसला है। वो ताई की तरफ देखकर बोले, ठीक है मैं तलाक देने को तैयार हूँ, किसी को एतराज तो नहीं। यास्मीन कुछ बोलने लगी तो हमशा ने हाथ पकड़कर तसल्ली दी। ताई बोली, दे तलाक, उसे या मुझे। ताया बोले, ठीक है। ताई की तरफ देखकर बोले, शमसा मैंने तुम्हें तलाक दी 3 बार, बोलकर यास्मीन और बच्चे का हाथ पकड़कर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। हमशा ने देखा ताई रोते रोते गिरने लगी। उसकी माँ सीना पीटने लगी और बहन को कोसने लगी। बहन ने रुखाई से जवाब दिया, तलाक के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप अब इसे लेकर चले जाएं, ये अब मेरे बेटे के लिए नामहरम हो गई है। ताया की बेटी रोती हुई माँ से लिपट गई। हमशा की आंखें भी भर आईं। हमशा ने कहा, अब जो आप लोग चाहते थे वो हो गया, आप पर बहन भारी नहीं थी, या सिर्फ बातें ही थी। हमशा ने ताया की बेटी से कहा, अपना और माँ का जरूरी सामान जल्दी डालो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोते हुए सामान पैक करने लगी। नानी ने नवासी से कहा, जेवरात और पैसे भी डाल लो, सब कीमती चीजें। दादा दादी अपने कमरे में चले गए। नानी नवासी के साथ कीमती सामान भरने लगी। बहू भी साथ पैकिंग में मदद करने लगी। नानी भर भर कर बेटे को सामान पकड़ाने लगी। वो बेजार सा शक्ल बनाकर बोला, अम्मा इतना सामान क्यों ले जा रही हैं, घर में इतनी जगह नहीं है। नानी को जब तसल्ली हो गई तो बेटी को लेकर चल पड़ी। ताई मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठी। जगह तंग होने लगी थी, वह मुश्किल पूरे आए। कुछ साजो सामान कुछ गोद में रखा। सबके जाने के बाद रमशा ने ताया को तसल्ली दी जो रो रहे थे। दादी पर हमशा को हैरत हो रही थी कि वो बेटे को तसल्ली देते हुए यास्मीन को गले लगाकर कह रही थी, तुमने हम सबको बहुत सुख दिए, बेटा दिया, वो औरत जब से आई जिंदगी को मुश्किल ही बनाए रखा। बेशक उसके उजड़ने का दुख है, मगर ये भी रास्ता खुद उसने अपने लिए चुना है। उसको कुदरत ने संभलने का मौका दिया था, मगर उसने तो मेरे बेटे को चारपाई से लगा दिया था। कुछ अरसा और रहती तो ये शायद मर ही जाता। कैसे हमशा और यास्मीन ने फिर से उसे अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। खुश रहो तुम दोनों। हमशा ने ताया को देखा और बोली, ताया आप बस छोड़ें, परेशान होना, मैं मिठाई लाई थी वो खाते हैं। हमशा मिठाई ले आई। यास्मीन साथ सबके लिए दूध के गिलास ले आई। जानती थी आज कोई खाना नहीं खा सकेगा। बेदिली से सबने मिठाई खाई। ताया को दवा देकर सुला दिया गया। ताई के लिए क्यामत की रात थी। आते ही भाई ने कहा, इतना सामान क्यों ले आई, जगह नहीं है, कुछ कम करो। भाभी ने कहा, बेटी का सामान लाने की क्या जरूरत थी, ये तो बाप के घर रहेगी, इतनी जगह कहाँ है। माँ ने बेटी को कोसा, क्या जरूरत थी तलाक मांगने की, अच्छी भली आराम से रह रही थी, हमें फोन करके बुला लिया और ये चांद चढ़ा दिया। ताई सोच भी नहीं सकती थी सब इतनी जल्दी बदल जाएंगे। वो बहुत बीमार हो गई। हमशा ताई की बेटी को रोज फोन करती। इधर यास्मीन से ताया बहल गए थे, खुश रहने लगे थे। दादी के कहने पर माँ बेटे को शॉपिंग पर ले गए। हमशा को भी कहा, मगर वो साथ न गई, बल्कि हदायत की कि आप लोग खाना बाहर खा कर आना। ताया ने बीवी को कपड़े, जूते और सोने का एक लॉकेट सेट भी लेकर दिया। यास्मीन ना करती रही, फिर खुश हो गई। बेटे को और यास्मीन को अच्छा मोबाइल भी लेकर दिया और लैपटॉप भी। उसने खिलौने लेने से इनकार कर दिया कि वह बड़ा हो गया है। रात को खाना खाकर खुशी खुशी घर आए। दादी ने कहा, पहली बार बेटे को इतना खुश देख रही हूँ, काश मैंने उसके साथ जबरदस्ती ना की होती। मैं उसकी आदतों से तंग पड़ जाती थी, मगर बेटा सब्र से निभाया जा रहा था। दादा ने कहा, इसीलिए तो इसे अच्छा फल मिला है। हमशा अक्सर बादल के बारे में सोचती, बादल अपनी बीवी के साथ खुश रह रहा होगा। बड़ी आपा को उसने फोन करके बता दिया था कि अब वो अपने घर पहुंच चुकी है और अब खुला लेगी। बादल ने उसे कई फोन किए, डांटा, धमकियां दी कि वापस आ जाओ, मगर वो मुसलसल इनकार करती रही। ताई की तबीयत बहुत खराब हुई तो उसकी बेटी ने रोते हुए फोन किया। हमशा ने एम्बुलेंस भेजकर कहा, फिक्र न करो, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। उसकी डेड बॉडी मेके वाले ले गए। ये लोग अफसोस के लिए गए तो इन लोगों ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया।
पोती को गुस्सा आया, उसने सामान उठाकर बाप के साथ जाने का इरादा कर लिया। वो बाप के घर आ गई। बड़ी बेटी भी बाप और यास्मीन से माफी मांगने लगे। यास्मीन ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाकई उसने उनकी माँ बनकर दिखाया। छोटी बहन और भाई में खूब दोस्ती हो गई। छोटी बहन को पढ़ने का शौक था, वो यूनिवर्सिटी जाने लगी। घर का माहौल बहुत खुशगवार रहने लगा। बड़ी बेटी और दामाद भी आकर खुश होते। एक साल गुजर गया, बादल का बेटा पैदा हुआ। गांव में खुशी मनाई गई। छोटी आपा के शोहर ने दोनों बहनों को बातें करते सुन लिया था कि वह मां नहीं बन सकती। वो मास्टर साहब से शादी करना चाहती थी। उसे बहुत गैरत आई। उसने एक दो दूर दराज के रिश्तेदार लड़की से निकाह करके घर ले आया। सब उसे भोला भाला कहते थे कि उसके मुंह में जुबान नहीं है। छोटी आपा ने गुस्से से कहा, मुझे तलाक दो। उसने सबके सामने 3 तलाकें बोल दी। छोटी आपा मेके आ गई और भाई से बोली, तुम भी इसे तलाक दो। चचा ने आकर रो रो कर बेटे की तरफ से बहुत माफियां मांगी। बाजिल की बीवी ने रोते हुए कहा, मुझे तलाक ना दो, मेरा बच्चा रुल जाएगा। सबने चचा को माफ कर दिया और छोटी आपा गुस्से से बादल के पास शहर चली गई। वहां जाकर पता चला कि बादल ने मास्टर को अपने साथ काम पर ऑफिस में रखा हुआ है। उसकी बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त फौत हो गई। दादी 2 बच्चों को भी बहुत मुश्किल संभालती। बादल ने छोटी आपा का निकाह पढ़वाकर मास्टर के साथ रुखसत कर दिया, क्योंकि उसने एक दिन दोनों की बातें सुन ली थी कि वो पुराने आशिक थे। ताया ने हमेशा के लिए 2 पढ़े लिखे 2 अच्छे खानदानों के रिश्ते बताए और कहा कि एक इनमें से सिलेक्ट कर लो और जल्दी से खुला लो। कब तक इस तरह रहोगी संगमवार के निकाह में, जब पढ़े लिखे रिश्ते मौजूद हैं। इन लोगों को तुम्हारी साहब का निकाह पर कोई एतराज नहीं, वो हमें जानते हैं। हमशा ने सोचा, बादल को बुला कर उसके सामने तलाक का मुतालबा करूंगी और बताऊंगी कि दोनों लड़के इंजीनियर हैं, उसकी तरह अनपढ़ नहीं। बादल ने जब सुना कि वो उसे घर बुला रही है तो उसने सोचा कि घर वालों को ले जाता हूँ, शायद उनकी बात मानकर वापिस आ जाए। बादल की बीवी ने जिद की कि मैंने भी जाना है। हमशा खुशी खुशी आज सुबह से उन लोगों की आमद की तैयारियां कर रही थी, खाने पकवा रही थी। सब उसका जोश और जज्बा देखकर हैरान हो रहे थे। जब सब आए तो बादल को देखकर न जाने क्यों उसे खुशी महसूस हुई। ताया इन गांव वालों को देखकर कदरे बेजार से हो गए। उनके देहाती लिबास, बोलचाल सब देखकर इन्हें वो लोग हमशा के लिए मुनासिब न लगे। फिर बादल अपनी गांव की बीवी और बच्चे के साथ आया। बादल उसके ताया की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हुआ। उसका घर देखकर भी लगा कि शायद वो सच्ची थी। वाकई वो बदल गई थी, वो लड़की कोई और थी। उसे अपने किए पर दिल में अफसोस हुआ। बादल की बीवी से हमशा बहुत खुशी से बातचीत कर रही थी, उसके बच्चे को लाड कर रही थी, उसके लिए खिलौने और कपड़े खरीद कर लाई थी। दादी हैरान हो रही थी कि भला सोकन के लिए इतना प्यार, सबके लिए कपड़े खरीद कर लाई। बादल के लिए जानबूझकर पैंट शर्ट लेकर आई और सोचा कितना मजा आएगा जब वो ये देखेगा। बाबा साईं ने कहा, हम अपनी बहू को लेने आए हैं। ताया ने थोड़ा बरहमी से कहा कि हमारी बेटी आला तालीम याफ्ता है, आपके बेटे ने जो किया हमने बेटी के कहने पर माफ कर दिया। बाबा साईं माजरत करने लगे। दादी ने बेटे को कूल करवाया कि ये हमारे घर मेहमान हैं। बड़ी आपा गांव से उसके लिए गांव की सौगातें लेकर आई। ढेरों फल फ्रूट वो लोग लेकर आए। ताया ने कहा, अभी हमें कुछ सोचने का वक्त दें, हमारी बेटी के लिए कुंवारे और पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते आए हुए हैं। आपका बेटा कम पढ़ा लिखा, शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। बाबा साईं सफाई देते हुए बोले कि ये बहू हमारी हमेशा गाँव में रहेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं होने देगी। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा साईं बोले, ओ पुत्र, तू कॉलेज की वो कुछ फाइलें लाया था, बताया इनको कि तू भी कुछ पढ़ा हुआ है। ताया ने थोड़ा तंजिया अंदाज में पूछा, हाँ बताओ, कितनी क्लासें पढ़े हुए हो? मेरा ख्याल है इंग्लिश में बताओ। जब बाजिल ने जबरदस्त इंग्लिश बोली तो ताया पहलू बदल कर रह गए। हमशा भी हैरान रह गई। वो तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता था, हर बात का इंग्लिश में जवाब दे रहा था। ताया ने सर खुजाते हुए पूछा, अब ये भी बताओ कि कौन सी फाइलें लाए हो, जरा ला कर दिखाओ। उसने इधर से ही मुलाजिम को फोन किया, वो आकर पकड़ा गया। बाजिल ने फाइल पकड़ाते हुए कहा कि वो PhD है। हमशा के साथ ताया के हाथ भी काम गए। ताया ने डिग्री चेक की, फिर बोले, वो सब तो ठीक है, मगर 2 बीवियां एक साथ? बादल की बीवी झट बात काट कर बोली, ताया साईं, अगर आपको मुझ पर एतराज है तो मैं अपने सास ससुर और बच्चे के साथ बहुत खुशी से बाकी जिंदगी गुजार लूंगी। ये मुझे बेशक तलाक दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मैं इनके काबिल किधर हूँ, हमशा बीबी ही इनके जोड़ की हैं। सबको जैसे साम सूंघ गया। हमशा उसके करीब आई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ताया जी माने तो मैं इस रिश्ते को ही निभाने के लिए तैयार हूँ। ताया जिद होकर बोले, बेटा तुम जानती हो कहने और निभाने में कितना फर्क है, तुम इनके रहन सहन से मैच नहीं खाती। फिर सोकन भी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी हो तो मैं मजबूरन ऐसा करूं। बेशक ये पढ़ा लिखा है, शहर में घर बनाया है, मगर गांव और बीवी के बच्चे से लिंक हमेशा रहेगा। हमशा बोली, ताया जी, मुझे इन सबसे बहुत लगाव महसूस होता है, इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। फिर इनकी बीवी का क्या कसूर, मेरा दिल इतना छोटा नहीं। जब इस्लाम 4 तक रखने की इजाजत देता है, फिर मुआशी तौर पर भी ये 4 बीवियों को भी पाल सकते हैं। इनकी बीवी बहुत समझदार और मुखलिस है, प्लीज इनसे बेहतर मुझे कोई और नहीं लगता। ये कहकर वो तेजी से कमरे से चली गई। दादी ने फैसला सुना दिया कि जब चाहें आकर धूमधाम से शादी करके ले जाएं। बाजिल और हमशा की आज शादी थी। दोनों बहुत खुश थे और आने वाले दिनों के हसीन सपने आंखों में सजाए बैठे हुए थे। सब उनकी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। बाजिल की पहली बीवी मोहब्बत पाश नजरों से हमशा को देख रही थी। तस्वीरें बनाते वक्त हमशा ने उसे भी दूसरी तरफ जबरदस्ती बिठा दिया।
वो बहुत खुश हुई और बच्चे को गोद में लेकर बाजिल की दूसरी तरफ बैठ गई। चचा साईं दिल में हमशा को दुआएं देने लगे, जिसने उसे बराबर का मुकाम दिया। वो सोचने लगे कि उनके बेटे को अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा। अगर छोटी आपा तलाक ना लेती तो दूसरा बच्चा पाल लेती, मगर सबका दिल इतना बड़ा नहीं होता। दादी सोचने लगी, उनकी पोती ने किसी ना किसी का हक नहीं मारा। हालांकि कुदरत तक रखते हुए भी उसने सोकन के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, सबके दिल को खुश किया अपना दिल बड़ा करके, जो बहुत मुश्किल लगता है मगर मुश्किल होता नहीं। अगर मेरी बहू भी यास्मीन को कबूल कर लेती तो इस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर ना मरती। हमशा के लिए सब दुआ गो थे। खत्म शुद।